हमारा चौथा सत्र विजय देवनारायण शाही पर है। संयोग की बात है कि ये विजय देवनारायण शाही का शताब्दी वर्ष है, तो उन पर एक बड़ा आयोजन हम बाद में करेंगे। अब चूंकि ये आयोजन होने वाला था और इसमें उनके कवियों को शामिल किया ही जा रहा था, धर्मी भारतीय सुलोचना दास, गार्गी मिश्र, अनुराधा गुप्त, वसुगंधर्व, आनंद पांडे, संकीर्त तिवारी और केतन यादव। केतन यादव उसका संचालन करेंगे। युवा 2024 के इस कार्यक्रम में उम्र के अनुसार जो अर्हता है उसमें जो सबसे कम उम्र के युवा मुझे लगता है मंच पे हम दोनों लोग हैं। एक को संचालन का दायित्व दे दिया गया है और एक मुझसे 1 साल बड़े वसु जी हैं। तो ये सत्र विजय देवनारायण शाही पर है और सबसे पहले मैं सुलोचना कुमारी दास जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। नमस्कार। अरे वो नाम बताइए, कहाँ से, ये तो बता दीजिए। जी मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। आदरणीय वरिष्ठजनों, सभागार में उपस्थित विद्वजनों एवं बंधुगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। समय की अपनी मर्यादा है तो मैं सीधे विषय पर आ जाऊंगी। जब मुझे विजय देवनारायण शाही पर लिखने के लिए कहा गया तो सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में एक बात पहुंची, वह यह कि ये तो तीसरा सप्तक के कवि हैं, इन्हें तो कभी उस रूप में पढ़ा ही नहीं। और यकीन मानिए, जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो लगा जैसे उनकी कविताओं ने मुझे अपने पास में जकड़ लिया हो। लगा उनकी कविताओं में कुछ तो है और फिर धीरे धीरे यह कुछ तो बहुत कुछ में तब्दील हो गया। उनकी कविताओं में केवल कलात्मक सौंदर्य नहीं है बल्कि पूरा का पूरा समाज शास्त्र मौजूद है। शाही के समग्र लेखन के केंद्र में आस्था, विवेक और मानव धर्मी चेतना निहित है। आस्था को तो उन्होंने अपनी कविता का आधार भी स्वीकार किया है। उनकी कविताओं में कबीर की कबीरियत है तो मुक्तिबोधक चट्टाने भी हैं। सच कहूं तो शाही को मुझे आधुनिक कबीर कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहरहाल विजय देवनारायण शाही, यह नाम सुनते ही हिंदी और अहिंदी प्रांत के लोगों के समक्ष जो छवि उभर कर सामने आती है वह है बहस करता हुआ आदमी या फिर इलाहाबाद की तमाम गोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले व्यक्ति की। इस प्रक्रिया में हम अक्सर उनके कवि रूप को भूल जाते हैं। उनके आलोचक और विचारक रूप से हम अपने विद्यार्थी जीवन से ही उनकी आलोचनात्मक कृति जायसी और निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस के जरिए परिचित हो जाते हैं, परंतु उनका कवि व्यक्तित्व प्रायः अगोचर रह जाता है। यहाँ उनके कवि व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी बस। कविता के संदर्भ में शाही जी ने 25 सील बताए हैं, तो बात वहीं से शुरू की जाए। उनकी कविता का 21वां सील है। कविता राग है, राग माया है, माया और अध्यात्म में बैर है। अतः आध्यात्मिक कविता असंभव है। जो इसमें दुविधा करते हैं
उन्हें न माया मिलती है न राम। कटु पर यथार्थ, सचमुच कविता राग है। राग यानी प्रेम, राग यानी संगीत, राग यानी क्रोध बंगला में। कविता अपने भीतर सब कुछ को समाहित किए हुए अंतर सलिला की भांति जन कल्याण हेतु निरंतर प्रवाहित होती रहती है। दरअसल कविता भावों का सहज उच्छलन है और ये भाव कभी कल्पित नहीं होते हैं, बल्कि समसामयिक सामाजिक गतिकी की फलश्रुति होते हैं। विजयदेव नारायण शाही अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के बावजूद मातृभाषा हिंदी के प्रति उनका लगाव और सम्मान सदैव बना रहा। भारतीयता उनकी पहचान थी। अंग्रेजी की रोटी खाने के बावजूद वे आजीवन अंग्रेजियत से दूर हिंदी के हिमायती बने रहे। प्रोफेसर विजयदेव नारायण शाही प्रखर बौद्धिक चेतना संपन्न व्यक्ति थे। वे एक साथ कवि, आलोचक और सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इसलिए उनकी दृष्टि से अपने समय और समाज का कोई भी पक्ष अदेखा नहीं रहा है। तभी तो शाही लिखते हैं, रात भर गिरती रही अर्जो समा पर बिजलियां और हम समझा किए शायद सहर होने को है। आप देखेंगे कि शाही की कविताओं में एक और प्रेम, दुख, तकलीफ, आवेग, बेचैनी, छटपटाहट, क्रोध, आक्रोश और गुस्सा है, तो दूसरी ओर बहस की पूरी प्रक्रिया है, जिससे गुजरकर कवि पाठकों को समसामयिक विडंबनाओं पर सोचने के लिए बाध्य करता है, उसकी हृदय तंत्रियों को झंकृत करता है। जीवन और जगत की समस्याओं को उसकी समग्रता में पकड़ना, उसकी पड़ताल करना और फिर उसे कविता में चित्रित करते हुए पाठकों के मानस को आलोड़ित करना शाही के लेखन का मूल धर्म है। शाही की भांति ही शाही की कविताएं भी सवाल करती हैं, बहस करती हैं, लंबी जिरह करती हैं और फिर खुद शाही हो जाती हैं। जैसे राधा और गोपियां कृष्ण कृष्ण रटते रटते स्वयं कृष्ण हो गए थे, ठीक ऐसे ही इसे आप हिंदी कविता का शाहीपना भी कह सकते हैं। बहरहाल शाही के लिए कविता कोई भोगा हुआ यथार्थ नहीं है, बल्कि भोगने के क्रम में जो कुछ भोगा ना जा सका वह सब कविता का विषय है। यथार्थ बड़ा आकर्षित करने वाला शब्द है। आखिर क्या है ये यथार्थ जो हम देखते हैं, या उससे परे भी कुछ है? यथार्थ का मुलम्मा प्राय सभी कवियों पर चढ़ा हुआ है, परंतु यथार्थ को देखने का शाही का नजरिया बिल्कुल अलग है। एक चतुष्पदी सुनिए। मन में बैठा चोर, अंधेरी तारों की बारात हुई, बिना घुटन के बोल न निकले, यह भी कोई बात हुई। धीरे धीरे तक अंधेरा फैल गया, खामोशी है, आओ खुशो घर लौट चले, इस नगरी में रात हुई। कहना ना होगा कि शाही की कविताओं में समसामयिक जीवन यथार्थ अपनी पूरी गतिशीलता के साथ मौजूद है। तीसरा सप्तक में संकलित उनकी कविता है मानव राग, जो कई संदर्भों को एक साथ उठाती है। इसमें एक और कवि औद्योगिक विकास और शहरी सभ्यता का चित्र प्रस्तुत करता है, जहां चारों ओर भीड़ है, कोलाहल है, फिर भी सब अपने अपने रंग महल में अकेले हैं। अकेलापन आज के आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ। यह सत्य है कि आज हम विकास कर रहे हैं। औद्योगिक सभ्यता ने हमें विकास के नए नए प्रतिमान दिए, हमने गगनचुंबी इमारतें बनाई, सुख और वैभव के साधन जुटाए, समृद्धि और उन्नति की सीढ़ियां चढ़ी, पर साथ ही हमसे हमारा मन, हृदय, संवेदना और मानव राग कहीं पीछे छूट गया। विकास की रेलमरेल में हमने यश और वैभव को तो अर्जित कर लिया, किंतु अकेलेपन की शर्त पर। आप देखेंगे कि शाही की कविताओं में केवल यथार्थ का चित्रण खंड नहीं है, बल्कि उस यथार्थ में प्रवेश कर उसके रूबरू होने की ताकत और उस पर सवाल खड़ा करने का साहस भी है।
मछली घर संग्रह की कविता लाक्षागृह, जिसमें एक मिथक के जरिए कवि ने समसामयिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। लाक्षागृह की कथा से हम सब परिचित हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि लाक्षागृह से पांडवों के सुरक्षित बच निकलने के बावजूद वहां कौरवों को जले हुए शव और जली हुई अस्थियां मिली। यदि ये जले हुए शव और अस्थियां पांडवों के नहीं थे तो फिर किनके थे? महाभारत युग में इस पर विचार नहीं किया गया। कवि इस पर विचार करता है और सत्ता व्यवस्था से सीधे सीधे प्रश्न करता है कि राजन, कल लाक्षागृह के भीतर जो शव पड़े मिले वे किनके थे? यहाँ प्रश्न केवल पांडवों के स्थान पर मिले शव का नहीं है, बल्कि युगों से चली आ रही परंपरा का है। प्रश्न है, राजन्य वर्ग तो जीत जाते हैं और जो मारे जाते हैं वे कौन हैं? आप देखेंगे कि साखी संग्रह तक आते आते कवि का तेवर बहुत कुछ बदल जाता है। जिस तरह कवि के लिए साखी आंखें ज्ञान की थी, उसी तरह साही की ज्ञानात्मक संवेदना की साक्षी है, जिसे अशोक वाजपेयी जी ईमान की साक्षी कहते हैं। यहाँ आकर कवि का सवालिया तेवर और अधिक मुखर हो उठता है और अब वह यथार्थ की तह में उतरकर सत्ता व्यवस्था और समाज से ऐसे शाश्वत और यक्ष प्रश्न पूछता है जो आज तक नहीं पूछे गए। इस दृष्टि से उनकी कविता बहस के बाद, जिसका पूरा स्ट्रक्चर सवालों पर खड़ा है, हर पंक्ति में एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। पूरी कविता में साही ने सवालों के माध्यम से समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की बखिया उघेर कर रखी है। यहाँ सवाल केवल सत्ता का नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बल्कि मुख्यमंत्री बनने और बनाने के लिए सत्ता और व्यवस्था को कैसी गड़बड़ियां करनी होगी, इसका भी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि असली सवाल क्या है। आप देखेंगे कि साही की यह सबसे बड़ी खासियत है, 2 मिनट, साही की यह सबसे बड़ी खासियत है कि वे सवाल पर भी सवाल खड़ा करते हैं, जो उन्हें अपने समकालीनों में अलग ही नहीं विशिष्ट भी बनाती है। साही के लिए कविता शब्दाडंबर नहीं है, वो खुद उनकी कविता का 18वां सील है। सार्थकता बराबर तप नहीं, शब्दाडंबर बराबर पाप। उनकी कविता एक अब का मैं जिक्र करूंगी। ध्यान दें कि कबीर अपने समय में बाजार में लुकाठी लेकर खड़े थे और अपने साथ चलने वालों का आह्वान करते हैं, जबकि साही कहते हैं कि वे बाजार में लुकाठी लेकर खड़े हैं और मेरा घर भी जलाते हैं। उन्होंने हाहाकार मचाकर रख दिया है। यहाँ विचारणीय तथ्य है कि आखिर वह कौन है जिसने हाहाकार मचाकर रख दिया है, जिसने सारे मूल्यों और मानदंडों को ढाक के 3 पार्ट कर दिया है, जिसके 2 पार्टों के बीच कोई साबुत नहीं बचता है। अब समय की ऐसी विडंबनात्मक स्थिति को देखते हुए साही कबीर की भांति ही अपने साथ चलने वालों का आह्वान करते हैं कि मेरे साथ कौन आता है, और जब किसी को अपने साथ आता हुआ नहीं पाते हैं तो दुखी होकर कहते हैं, मैं किसको समझाऊं, सुनो भाई साधु, सब जग अंधा हो गया है, मैं किसको समझाऊं। सच कहा जाए तो कबीरी अंदाज को अपनाकर साही हिंदी कविता को एक नया स्वरूप देते हैं। कबीर की भांति ही साही भी अपने समय की व्यापक चिंताओं से त्रस्त थे, इसलिए वे कविता के भीतर और कविता के बाहर बहस करते हैं और बहस के जरिए अपने समय से संवाद करते हैं। और इसके लिए साही सुनो भाई साधु का टोन अपनाते हैं, जो कि पाठकों का सॉफ्ट ट्रीटमेंट करती है। मुक्ति बोध अक्सर कहा करते थे, मैं समझ ही रही हूँ, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। ठीक उसी तरह साही भी सवाल संवाद और बहस के जरिए अपने समय के यथार्थ से मुठभेड़ करते हुए दहाड़ते आतंक के बीच फटकार कर सच बोलने का साहस अर्जित करते हैं। सच कहूं तो साही की कविताओं में सवाल संवाद और जिरह की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, जो कविता को अपने समय की चिंताओं से जोड़ते हुए पाठकों के लिए विचार और चिंतन की आधारभूत भूमि तैयार करती है। आप देखेंगे कि साही में जवाब देने या निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दबाजी नहीं है, बल्कि धैर्य और संयम के साथ चिंतन की एक अनवरत प्रक्रिया है। और यही वजह है
कि उनकी कविताओं को आत्मसात करने के लिए हड़बड़ी या जल्दबाजी की नहीं, बल्कि धैर्य और संयम की अपेक्षा रहती है। उनकी कविताएं पाठकों से बार बार पढ़े जाने की मांग करती हैं। और अंत में उनकी ही 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। अब हमारी जिंदगी यूं ही बसर होने को है, हो चुका है हादसा लेकिन खबर होने को है। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं अनुराधा गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगा। वे जिला कानपुर उत्तर प्रदेश की हैं और वर्तमान में कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सहायक प्राध्यापक हैं। नमस्कार सभी को। सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ जन का मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे युवा साथियों का बहुत हार्दिक स्वागत है। विजय देव नारायण साही जी पर बोलने से पहले मुझे लगता है कि एक जो इस दरमियान प्राध्यापक होने के बावजूद और एक साहित्य के विद्यार्थी होने के बावजूद एक लगातार एक संकट से जो मुझे गुजरना पड़ा, वो था कि साही जी की जो भी सामग्री थी वो अनुपलब्ध थी। तो अभी सुष्मिता जी यहाँ हैं, उनसे बात हुई है और रजा फाउंडेशन की तरफ से आदरणीय गोपेश्वर जी की तरफ से रजा ये साही संकलन जो उपलब्ध था प्रशंसनीय है, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं था। बहरहाल मुझे जो भी उनका उपलब्ध हो सका। दूसरा ये था, इसकी आत्मस्वीकृति करने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं गद्य की विद्यार्थी ज़्यादा रही हूँ, मेरा क्षेत्र गद्य का ज़्यादा रहा है। और जब पहली बार मुझे साई जी पर बात करने के लिए कहा गया तो मेरे लिए बड़ा द्वंद्व था कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि इतने बड़े आलोचक और कवि पर अपनी बात कह पाऊँगी। लेकिन पुनः रजा फाउंडेशन का संजीव जी का आभार कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया और कहा कि जो सब जानते हैं वो कहेंगे तो बात कहाँ बनेगी, जो नहीं जानते हैं वो तैयारी करेंगे तब कुछ बात बनेगी। तो ये जो तैयारी है ये आप इसको कच्ची तैयारी कह सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही तय है कि मछली घर, साखी और आवाज़ जो हमारा संग्रह है, आवाज़ हमारी जाएगी। इन 3 संग्रहों को पढ़ने से पहले और इनको पढ़ने के बाद जो मैं थी वो मैं नहीं रही, और मुझे उम्मीद है बल्कि भरोसा है कि जो इन कविताओं से गुजरेंगे वो नहीं रहेंगे। ये भी सच है कि मैं साही जी को समझने से पहले मैंने उनके निबंधों को पढ़ा, उनकी आलोचनाओं को पढ़ा, उनके गद्य से गुजरते हुए मैं उनकी कविताओं तक आई हूँ। मेरे 25 शील ये साही जी के लिखे हुआ जो उनके 25 जो उनके कथन हैं कई जगह इंटरनेट पे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वो एक घोषणा पत्र की तरह हैं जो साही जी को समझने में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बहुत गहराई से मदद करते हैं। एक एक कथन को पढ़ते हुए आप उनके जितने भी सूत्र खोलते जाएंगे उतने ही करीब आप उनके पहुंचते जाएंगे। ये 7 अक्टूबर 1924 में जन्मे साही जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन पर बात करने का मुझे यहाँ अवसर मिला। एक उदाहरण उनका 25 शील से ही, नितांत अव्यवहारिक होना नितांत ईमानदारी और अक्लमंदी का लक्षण है। समाज में सब तो नहीं पर काफ़ी लोग ऐसे होने चाहिए। जिस समाज में नितांत अव्यवहारिक कोई नहीं रह जाता वह समाज रसातल में चला जाता है। ये जो कथन है ये उस व्यक्ति की जो अव्यवहारिकता की खूबसूरती को हमारे सामने रखता है। जो ये बयान है ये समझाने के या कहने के लिए कि उनका कोई भी एक संग्रह के अलावा उनके जितना भी उनका समग्र साहित्य है वो उनके ना रहने के बाद कंचन लता जी और परिवार के अन्य सदस्यों और आत्मीय जनों के सहयोग से वो सारा प्रकाशित हो पाया, वो बाहर आ पाया। समाज के साहित्य के प्रति उनका जो आदर भाव या उनका संकोच इतना ज़्यादा था आज के समय से। और अगर हम कल्पना करें और सोचें तो सोशल मीडिया की चलते और तमाम ऐसे जुगाड़ों के चलते या जो भी हम कह सकते हैं किस तरीके से आत्म प्रदर्शन का जो समय है
उसके लिए साहिल जी कभी प्रयासरत नहीं थे, वो कभी आगे नहीं आए। लेकिन जो वो थे वो हम तक अब पहुंच ही चुके हैं। दूसरा, अब अगर हम आगे बढ़े, हमने बात की साईं जी के जन्म की और उनके जो उनके कर्म क्षेत्र की। एक कवि के रूप में, चाहे वे शुरुआती उनकी उर्दू शायरी गजलें हों या हिंदी कविताएं हों, या उसके बाद की नई कविता, अथवा बेहद सजग सचेत आलोचक के रूप में, या फिर एक विचारक, चिंतक, जुझारू कार्यकर्ता, अध्यापक, सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में साईं जी इन सब के रूप में एकाकार थे। ये मेरा पूरा पढ़ते हुए ये मतलब जो मुझे लगता है जो निष्कर्ष है वो यही है कि एक रूप से हम दूसरे रूप तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम इनके समग्र रूप को एक साथ नहीं समझेंगे। उनकी आंदोलन धर्मिता, उनके जो राजनीतिक जो उनकी समझ थी, बावजूद साईं जी के बार बार कहने पर कि राजनीति और साहित्य को अलग रखें, दोनों अलग क्षेत्र हैं। मैंने भी बार बार समझने की कोशिश की कि मार्क्सवाद से उनका जो प्रभाव था, आगे जाकर जो समाजवाद की उनकी जो एक समझ डेवलप होती है, लोहिया जी से उनका एक अतीव आकर्षण उनके प्रति, लेकिन फिर भी आप बहुत साफ तरीके से साखी की कविताओं को, मछलीघर की कविताओं को आप साफ तरीके से एक एक खांचे में नहीं बांट सकते कि कहाँ मार्क्सवाद का प्रभाव खत्म हो जाता है और कहाँ समाजवाद का ही केवल प्रभाव रह जाता है। साथ ही वो बावजूद बार बार कहते हैं कि साहित्य और राजनीति को अलग रखें, लेकिन फिर भी नई कविता के दौर का जो शिल्प है, जो प्रयोग है, प्रकृति चित्रण में बहुत सारी ऐसी कई सारी कविताएं हैं, मछलीघर में और साखी में भी। उसके बावजूद उनके यहाँ राजनीति का प्रभाव साहित्य में काफी हद तक पूरी तरीके से देखा जा सकता है। उनकी कई प्रकाशित कृतियों में हम कविता संग्रहों के बारे में जानते हैं। शुरुआत तीसरा सप्तक से हुई थी 1958 से, मछलीघर और संवाद से आवाज हमारी जाएगी। आलोचनात्मक उनकी बहुत सारी शानदार कृतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा शायद हम लोग अगर जानते हों, आलोचना पत्रिका के बारे में भी जानते हैं, नई पत्रिका का भी सह संपादन उन्होंने किया। इसके साथ ही केशव चंद्र वर्मा लिखते हैं कि कम लोगों को पता होगा कि साही ने सशक्त नाटक लिखे। मेरी जानकारी में वो नाटक मुझे उपलब्ध नहीं हो पाए। नाटक खेले, प्रमुख भूमिकाएं की, निर्देशन किया। साही ने कहानियां भी लिखी, प्रचुर मात्रा में कविता, कहानी, पैरोडी, सड़क साहित्य, डायरियां अनंत हैं, और जिनमें अपने वक्त के साहित्यिक राजनीतिक जगत पर टिप्पणियां हैं। उनमें से कुछ ऐसे विषय भी हैं जो साही को दिन रात मथते रहते थे। आवाज हमारी जाएगी कविता संग्रह की भूमिका में कंचनलता साही जी लिखती हैं कि साही की कविता एक अनवरत अंतहीन तलाश है। मुझे ये जो उनका कथन है, और आप शायद यकीन मानिए कि ये मेरे पास, ये संग्रह मेरे बाद में मेरे हाथ लगा। मैंने जब उनकी कविताएं पढ़ी तो मुझे लगातार लगता रहा कि वो कौन सी तलाश है जो पूरी नहीं होती। वो खिड़की के बाहर से हमेशा एक झांकती हुई भीतर से आंखें खिड़की के बाहर कुछ तलाश करती हैं। वो लगातार आपको एक से ही लगभग लगने वाले बिंब, एक से ही लगभग उभरने वाले चित्र आपको तकरीबन उनकी कविताओं में मिलते चले जाते हैं। तो ये तलाश साही की कविता में जो पर्सनली मुझे लगती है कि वो विद्यमान रही, और जिन्होंने साही की कविता का केवल परिपक्व रूप देखा है उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि फाम की तलाश में साही जी उर्दू, गजल और गीत परंपरा से गुजरते हुए नई कविता की अपनी विशिष्ट शैली में आए। ये आवाज हमारी जाएगी में आप इसकी जो बड़ी भूमिका है और यहाँ संगीत जितनी गजलें हैं उनके माध्यम से हम देख सकते हैं। आकाशवाणी के एक साक्षात्कार में मेरी साहित्यिक यात्रा में वो कहते हैं कि आरंभिक कविताओं में, जिनमें कुछ तीसरा सप्तक में संकलित हैं, गजल के रूप यानी मोटिव मिलते हैं। गजल और शेर व शायरी की तबीयत वाले व्यक्ति की आगे की कविताएं और निबंध उनके अंतर्मन के विविध स्तरों के विस्तार के आगे की यात्रा प्रतीत हो सकती है, किंतु भीतर से मूल रूप से यह एक ही व्यक्ति है जिसकी साहित्यिक यात्रा एक अनवरत अंतहीन निरर्थक तलाश है, जीवन और जगत में व्याप्त सुंदर सत्य और सुंदर को पा लेने की। एक जो अभी हमारे साथी बात करेंगे और लघु मानव की अवधारणा के बारे में बात करते हुए नई जो उन्होंने
कई स्थापनाएं की, वो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य जगत ने एक वैश्विक संदर्भ में अपनी एक पहचान बनाई। उसमें साईं जी का जो खास योगदान था, लघु मानव की अवधारणा, इस पर बहुत बात करने से मुझे लगता है कि समय कम है, आप सब बेहतर समझते हैं। साईं जी आचार्य नरेंद्र देव से प्रभावित थे, ये भी शायद हम जानते हैं। और नरेंद्र देव जी बौद्ध धर्म दर्शन और भारतीय दर्शन के उच्च कोटि के विद्वान थे। जिस तरह गांधी जी मानते थे कि जितना नुकसानदेह और खतरनाक फांसीवाद है, उससे कम खतरनाक साम्राज्यवाद नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कांग्रेस पार्टी और कई बड़े नेता महात्मा गांधी पर मित्र देशों के समर्थन के लिए दबाव बना रहे थे, जिसे मानने से गांधी जी ने इनकार कर दिया, उस वक्त आचार्य नरेंद्र देव उनके साथ खड़े थे। आचार्य जी मार्क्सवादी समाजवादी थे। इसकी बड़ी वजह उनकी साम्राज्यवाद और समाजवाद को लेकर एशियाई और भारतीय देशज परंपरा की समझ थी। साईं जी पर आचार्य नरेंद्र देव के इस दर्शन का गहरा प्रभाव था। ऐसा दर्शन जिसका आधार ऐसा मार्क्सवाद था, जिसकी जड़ें गांधीवाद और समाजवाद में जाकर मिलती हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आदरणीय भूपेश्वर जी यहाँ हैं और आदरणीय अशोक वाजपेयी जी हैं। समझ मेरी इस पर और बाद में हम लोग बात कभी करेंगे तो मेरी समझ और इस पर विकसित होगी। इसके अलावा सांगठनिक स्तर पर और विद्यार्थी जीवन से ही उनकी जो सक्रियता थी, उसके बाद भी लगातार बनी रही। अब बात की आगे आने वाले समय में जी मैं कुछ कविताएं पढ़कर एक दो कविताओं से अपनी बात में खत्म कर देती हूँ। साईं जी की कविताओं का या उनके साहित्य का, वैसे तो मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील कवि या साहित्यकार होगा, उनकी साहित्य का जो कोर होता है मूल, वो मनुष्य ही होता है। साईं जी के लिए भी कविता मनुष्य जीवन में व्याप्त दुख का अनुसंधान, और वे लिखते हैं, कविता के क्षेत्र में केवल एक आर्य सत्य है, दुख। शेष तीन राजनीति के भीतर आते हैं। दुख का एहसास और दुख की अभिव्यक्ति ही सही मायने में मनुष्य को बने रहने दे सकता है। इसलिए रोना एक बेहद मानवीय क्रिया है और आंसू कायरता के नहीं, स्व और परानुभूति व संवेदनशीलता की निशानदेही है। अपनी एक कविता में वे लिखते हैं, सच मानो प्रिय, इन आघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं। कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, मेजों से लग कर सो जाते हैं कितने पठार। कितने सूरज गड़ रहे अंधेरों में छिपकर, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। बहुत सारी चीजें थी उनकी कविता, जिसका अभी हमारे मित्र ने भी जिक्र किया। बहस चलिए ठीक है, बहुत प्लीज खत्म करिए का नोट अब आ गया है। अब इसके आगे शुरू करना, कुछ कहना होगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्हीं का कथन अवज्ञा परमो धर्मा, जो साईं जी का 25 शील में वो लिखते हैं, इसको पढ़ते हुए सार्थकता बराबर तप नहीं, शब्दाडंबर बराबर पाप नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन उन 25 शील को कई बार पढ़ने के बाद जहां नजर ठहरी वो ये थी, अवज्ञा परमो धर्मा, यानी एक ऐसा विद्रोही कवि, ऐसा क्रांति धर्मी कवि जो उनकी जो धार है, जो उनकी शार्पनेस है, इस एक लाइन में, इस सूक्ति में काफी कुछ कह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बड़ा सत्य है, सत्य में 7 लोग हैं, इसलिए मैं अब बनारस से आई हैं गार्गी मिश्र जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और निगाह रखें। पानी पी। हम लोग बाद में पिएंगे जब कोसने का अवसर है। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं
काशी निवासी गार्गी मिश्र, इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय कवियों, लेखकों व कला प्रेमियों को प्रणाम करती हूँ व उनका अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अग्रजों को प्रणाम करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे सुनने आए। विषय के तौर पर मुझे कवि, आलोचक, लेखक विजय देव नारायण शाही पर अपना वक्तव्य देना है। आपकी आज्ञा से मैं अपना वक्तव्य शुरू करती हूँ। आज जब हम यहाँ विजय देव नारायण शाही पर चर्चा कर रहे हैं, तब इस 2024 में हम उनकी जन्मशती के आसपास हैं। लगभग एक शताब्दी पहले जन्मे शाही को नई कविता आंदोलन का प्रमुख कवि चिन्हित किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि नई कविता आंदोलन प्रगतिवाद की स्थापनाओं का विरोध करता हुआ सामने आया था। लेकिन जब हम विजय देव नारायण शाही के विविधतापूर्ण लेखन से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने जायसी और शमशेर का गंभीर पुनर्मूल्यांकन किया, साहित्य के अस्तित्व और कारण पर गंभीर विचार दिए, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर आलेख लिखे, अनुवाद किए, कविताएं और आलोचनात्मक निबंध तो लिखे ही, बहुत ईमानदार डायरी भी लिखी। तब पाते हैं कि वे राजनैतिक सामाजिक चेतना से संपन्न साहित्यकार थे। उनकी प्रतिबद्धताएं स्पष्ट थीं। अज्ञेय के संपादन में निकले तीसरे सप्तक का हिस्सा होना एक ढंग से उनके गंभीर कवि कर्म को प्रमाणित भी करता है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस में वे स्थापित करते हैं कि छायावाद का महामानव उत्तर छायावाद के साधारण आदमी और नई कविता के लघु मानव के में रूपांतरित हुआ है, क्योंकि उसका काव्य परिवेश भी बड़े परिवेश से साधारण और अंततः लघु परिवेश में बदला है। वे प्रसाद और अज्ञेय के कवि कर्म में एक आंतरिक संबंध देखते हैं और पाते हैं कि दोनों के यहाँ आध्यात्मिक दर्शन का एक निजी रूपांतरण मौजूद है। शमशेर पर बात करते हुए वे फ्रेंच कवि स्टीफन मलारमे की कविता में मौजूद विडंबना को याद करते हैं और कहते हैं, भौतिक जगत की जकड़न बढ़ने से लिखना दुरूह होता है। उनके बहुत सारे लेखन की तरह उनका निबंध संग्रह लोकतंत्र की कसौटियां भी उनके बाद उनकी पत्नी चंचलता शाही ने 1991 में प्रकाशित किया है। इसकी भूमिका समाजवादी नेता मधु लिमये ने लिखी थी। लिमये ने याद किया है कि विजय देव नारायण शाही ने 67 के लोकसभा चुनावों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भाग लिया था और अत्यंत कम साधनों से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने चुनाव को जन जागरण के मौके के रूप में बदल दिया था। बाद में उन्होंने समाजवादियों के लिए एक कार्यशाला भी लगाई थी, जिसमें कई समाजवादी नेता मौजूद थे। कम्युनिज्म से असहमत होते हुए भी शाही कहते हैं कि साहित्यकारों को सुविधा की नहीं, जोखिम की राजनीति करनी चाहिए। वे कहते हैं, आज हर जागरूक बौद्धिक का कर्तव्य है कि वह अपनी बौद्धिकता को, जिसका उद्देश्य घुटन और जकड़न वाले समाज पर चोट करना है, जोखिम में डाले, यानी स्वयं तैयार होकर घुटन और जकड़न वाली समाज की चोट को स्वीकार करें, तभी कुछ नतीजा निकल सकता है। शाही की ये बातें बिल्कुल समकालीन और आज भी उतनी ही जरूरी मालूम पड़ती हैं जितनी वे 4-5 दशक पहले थी। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान युग में बौद्धिक को शांति तभी मिल सकती है जब आत्मनिर्भरता और निर्भीकता के माध्यम से जनता की उठान का प्रयास किया जाए। वे जनतांत्रिक शब्द के बदले गांधी जी के शांतिमय तरीका पद को प्रस्तावित करते हैं और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को लोहिया का ही विस्तार मानते हैं। लोकतंत्र की कसौटियां निबंध संग्रह में हम एक चीज स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वे चुनाव की राजनीति पर उदाहरण सहित विचार करते हैं। जैसे कि चिकमंगलूर चुनाव में क्या हुआ, एक नारे और उसके बाद किसी के मंत्री बनने न बनने की जमीनी राजनीति पर विचार करने वाले शाही राजनीति के बारे में दार्शनिक बातें कहकर शांत हो जाने वाले लेखक नहीं थे।
वे राजनीति, वोट, पार्टी, रणनीति जैसे पदों में विचरने वाले सक्रिय बुद्धिजीवी थे। उन्होंने एक जिद के साथ राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने पर हमेशा जोर दिया है। वे जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करने के तरीकों पर विचार करते हैं, लेकिन अफसोस कि आगे की समाजवादी राजनीति ने जाति के प्रश्न को अपना हथियार बनाया तो, लेकिन उसे हटाने के लिए नहीं, उसका वोट बैंक बनाने के लिए। संपूर्ण क्रांति के परिदृश्य में कौमी एकता पर विचार करते हुए विजय देव नारायण शाही ने विभाजन पूर्व और पश्चात की स्थितियों का ऐतिहासिक विवेचन किया और यहाँ वे गांधी जी की भावना के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचते हैं। कौमी एकता के मसले को वे हिंदू मुसलमान तक ही सीमित नहीं रखते, उसमें हरिजन और उत्तर पूर्व की जनजातियों को भी शामिल करने की बात करते हैं। कहीं वे अंबेडकर से सहमत, कहीं असहमत दिखाई देते हैं और इस मुद्दे पर चीजों को ढकने वाली यथास्थितिवादी नीति पर प्रहार करते हैं। राजनीति और साहित्य निबंध में शाही बर्बर युग से मध्यम युग तक और फिर आधुनिक युग में साहित्य पर ऐतिहासिक विवेचना करते हुए पुराने साहित्य पर धर्म और अन्य एकाधिकारों के असर का सामाजिक राजनीतिक मूल्यांकन करते हैं। इसमें वे कहते हैं 19वीं सदी का उत्तरार्ध पूंजीवाद के आंतरिक संकट का युग है। पूंजीवाद के भीतर छुपे हुए विरोधाभास ने धीरे धीरे उत्कट रूप धारण किया और स्वयं मध्य वर्ग की पुरानी सत्ता को चुनौती देने के लिए मजदूरों के नेतृत्व में नई शक्तियों का उदय हो गया। आगे शाही कहते हैं, तानाशाही पर आधारित सोवियत साहित्य प्रचार का अच्छा साधन हो सकता है। संभवतः वह स्टालिन के भाषण या कम्युनिस्ट पार्टी की थीसिस की तरह लाखों कम्युनिस्टों को कर्मठ क्रियाशीलता के लिए भी तैयार कर सके, परंतु उसमें वह कलात्मक सौंदर्य कहाँ है जो शब्दों के एक समूह को साहित्य की संज्ञा प्रदान करता है और उसे पैदा करने वाले वर्ग की संस्कृति को मानव इतिहास में अमूल्य बनाता है। इस तरह से विचार करते हुए वे वर्तमान साहित्य को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला वह जो तात्कालिक और विशुद्ध राजनीतिक है, दूसरा वह जो कला संस्कृति के अन्य मूल्यों पर भी विचार करता है। तो ऐसे में कौन सा साहित्य श्रेष्ठकर है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे आचार्य नरेंद्र देव को उद्धृत करते हैं कि भारतवर्ष की नई संस्कृति के साहित्यकार के सामने ये मूल्य हैं: लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीयता और सामाजिक प्रगति। और इसी मसले पे वे इटली के समाजवादी नेता इग्नेजियो सिलोन के शब्दों को दोहराते हैं, सिद्धांतों के बल पर हम संप्रदाय स्थापित कर सकते हैं, परंतु मूल्यों के आधार पर हम संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद इस ऐतिहासिक अनुभव को भुलाकर उत्कृष्ट साहित्य की रचना नहीं कर सकता है। इन उदाहरणों से मैं यही समझ पाई हूँ कि शाही राजनीतिक सिद्धांतों की बजाय मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक इतिहास के आलोक में सुंदर साहित्य रचने के पक्षधर हैं। अपनी पुस्तक साहित्य क्यों के शीर्षक निबंध में शाही साहित्य की संस्थाओं, आर्थिक व्यवस्थाओं के बदलाव के परिदृश्य में 20वीं सदी के साहित्य के अस्तित्व की पड़ताल करते हैं और कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से इस बारे में की गई बातचीत का भी उल्लेख करते हैं। लेकिन इस पुस्तक में वे दो निबंध, धर्मनिरपेक्षता की खोज में हिंदी साहित्य और उसके पड़ोस पर एक दृष्टि, यह निबंध 2 भाग में लिखा गया है, विषय पर लिखते हैं। इसमें वे कहते हैं, धर्म की ही तरह धर्मनिरपेक्षता भी कोई पारिभाषिक प्रत्यय नहीं है, बल्कि वह एक प्रक्रिया है। इसमें वे कहते हैं कि अगर एक ही धर्म होता तो एक ही निरपेक्षता होती, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए क्या तब जितने धर्म हैं उतने ही तरह की धर्मनिरपेक्षता होगी? यहाँ वे फारसी, उर्दू, ब्रज भाषा के अंतर संबंधों पर भी टिप्पणी करते चलते हैं और साहित्य में धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न को भाषा के प्रश्न से भी जोड़ते हैं। वे धर्मनिरपेक्षता के कई प्रतिरूपों पर विचार करते हैं। एक वह धर्मनिरपेक्षता जो सभी धर्मों से बराबर दूरी का व्यवहार करे
और एक वह जो धर्म को निस्सार समझकर अपनी राह बनाए। वह यह भी पूछते हैं कि क्या धर्मांधता और धर्मनिरपेक्षता के टकराव में आधुनिकता से कोई हल निकलता है? शाही किसी मुद्दे पर निर्णय सुनाने की हड़बड़ी में नहीं है। उनकी शैली उधेड़ उनकी शैली है। वे स्थापनाओं का गहरा विवेचन करके पाठक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। आज के राजनीतिक सामाजिक परिवेश में यह धर्मनिरपेक्षता का विचार निशाने पर भी है और बहस के केंद्र में भी है। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता और साहित्य के सवाल उठाते उनके दोनों निबंध फिर से उपयोगी हो गए हैं। कवि के रूप में और विशेषकर नई कविता के मुख्य कवि के रूप में भी शाही की यात्रा उनके आत्मसंघर्ष का प्रमाण बन जाती है। वे अतुकांत छंद मुक्त कविताएं लिखते हैं, छंद और तुकांत की स्मृति में लौटते हैं और गजलें भी लिखते हैं। कविता संग्रह संवाद तुलसी की भूमिका में कंचनलता शाही ने शाही के एक पत्र को भूमिका की जगह रखा है। उस पत्र में शाही एक तन्मय उन्माद की बात कहते हैं जो संभवतः उनकी काव्य दशा को अभिव्यक्त करने का पद है। वे कहते हैं जो महत्वपूर्ण है वह है तन्मय उन्माद। विजन की सार्थकता उस तन्मय उन्माद को उत्पन्न करने में है और इस समय लग रहा है कि न मैं अंतर को मत कर उमड़ते हुए शब्दों से डरता हूँ और न खामोश धड़कनों से। दोनों एक ही चीजें हैं और दोनों में ही मैं हूँ। हम देखते हैं कि कवि विजय देव नारायण शाही राजनीतिज्ञ और विचारक शाही के कभी पास आते हैं, कभी दूर जाते हैं। वे एक ट्रांस को भी स्वीकारते हैं और कवि के रूप में बिल्कुल निष्कवच और बद्ध होने में भी उन्हें कोई बाधा नहीं है। इलाहाबाद आधी रात कविता का एक हिस्सा है और तम के पास से पारनों की गुनगुनाहट से मधुर, रंग महलों की खनक से भी नशीली, दृढ़, अनवरत, मंद, धुंधली, सृजन के पहले अनियमित स्वप्न सी सुकुमार आ रही है एक अन्य पुकार। संध्या, समय, माह, वर्ष, रात आदि पर उनकी अनेक कविताएं हैं जिनमें वह समय को उसके बनने की प्रक्रिया समेत कोमल ढंग से दर्ज करते चलते हैं। जैसे सावन की दोपहर कविता की अंतिम पंक्ति है, स्वरों की बेसुध स्वरों की दोपहर यह सांवली। मैं 5 मिनट और समय दूंगी। ऑलरेडी 13-14 मिनट। कविता का जो मार्ग संघ गढ़ा है उसमें छायावाद, संस्कृत कविता और उर्दू फारसी काव्यधारा की पंक्तियां गूंजती हैं। अपने जीवन में एक सक्रिय राजनीतिक और सक्रिय बुद्धिजीवी होने के बावजूद शाही प्रगतिवाद और वाम केंद्रित रचनाकार से सायास या अनायास की दूरी बनाते दिखते हैं। शायद यह उनके जीवन दर्शन से आया हो। यह सही था या गलत, मैं इसकी विवेचना में असमर्थ हूँ। शाही के लेखन से मैं आलेख के लिए ही जल्दी गुजरी हूँ। संभव है मेरी क्षमता और आलेख की शब्द सीमा के कारण उनके विपुल लेखन का बड़ा हिस्सा मेरे देखने से छूट गया हो। अपनी कविता फ्रैगमेंट में वे मेरी ही ओर से कहते हैं, ओ मेरे जिद्दी मन के निर्मम निर्माता, तुमने मुझको किस अजब नगर में छोड़ दिया। स्वप्न भंग की पीड़ा उनकी कविता में भी है जो उनके दौर की एक विशेषता सी है। आओ साथी, हम सभी बेच कर आए हैं अपने सपने उस चोटी पर कल रात जहां पर बंजारों का लश्कर था। संस्थाओं के साथ अपने रिश्ते पर उनकी पंक्तियां हैं, जहां मैंने सिर उठाया कहा मैं भी हूँ। व्यवस्था टूटती सी दिखी जहां मैंने कहा मेरा नहीं झुकता माथ। आहत हो गया समुदाय। शुरू में मैंने तुकान गीतों और गजलों का जिक्र किया था। मुझे लगता है यह प्रयोग से अधिक परंपरा के विस्तार की कोशिश है। उनकी गजलें पारंपरिक हैं और हिंदी की भाषा संपदा को समेटे हुए हैं। वे कहते हैं मुझे ये फिक्र नहीं है कि दिल गया मेरा। वे कहते हैं कि मुझे ये फिक्र नहीं है कि दिल गया मेरा, ये खौफ है तुम्हें कर न दे बेकरार अभी। और एक दूसरी गजल में से एक शेर है, गुल हो गए चिराग सवालों जवाब के, गुल हो गए चिराग सवालों जवाब के, तारीकी खला है जहां आ चुके हैं हम। मेरा विषय है शाही एक अपराजेय संवाद धर्मी जीवटता की प्रतिमूर्ति।
छायावाद के महामानव के समक्ष नई कविता के लघु मानव को प्रतिष्ठित करने वाले कवि, आलोचक, राजनीतिक चिंतक विलियम शाही का यह जन्मदिन शताब्दी वर्ष भी है। विलियम शाही संभवतः आधुनिक हिंदी कविता के पहले ऐसे कवि होंगे जो जीवन में तो पूरी तरह राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन कविता में लगभग अराजनीतिक स्थिति है उनकी। शाही तीसरे शतक में प्रकाशित जो शुरुआती उनकी कविताएं हैं वे गीतात्मक हैं। उन्हें अमूमन गीत मान लिया जाता है, लेकिन मूलतः वे नवगीत हैं। कुछ छायावादी भावबोध से प्रभावित गीत और कुछ विशुद्ध नवगीत। नई कविता का जब वो संपादन कर रहे थे तो उसमें उमाकांत मालवीय, नईम जैसे नवगीतकारों को वो जगह दे रहे थे और नवगीत की ओर उनका बाकायदा रुझान था। शाही परिमल के सबसे अधिक प्रतिभाशाली और बौद्धिक रचनाकार थे। शाही अपने समय में प्रगतिशील आलोचना को सबसे अधिक सशक्त ढंग से वैचारिक टक्कर दे रहे थे। राजनीतिक लेखों में जितने मुखर एवं स्पष्ट होते हैं शाही, साहित्यिक लेखों बहसों में उतने ही अधिक अमूर्त और स्पष्ट हो जाते हैं। एक अद्भुत अंतर्विरोध पाया जाता है उनमें। शाही अपनी भाषा एवं अवधारणाओं में प्रायः उलझाकर रख देते हैं, लेकिन शाही में अंत तक तर्क करने और जटिल से जटिल अवधारणा से टकराने का अद्वितीय सारस था। एक जगह साक्षात्कार में वे कहते हैं कि जो जितना बड़ा लेखक या चिंतक होता है वह समस्याएं पैदा करता है ताकि आगे की पीढ़ियां उससे टकराएं और समाधान की नई दिशाएं ढूंढने की चेष्टा करें। साथ ही शाही का प्रवर्तन संग्रह है। कविता और वैचारिक लेखन में नई कविता का आत्मसंघर्ष भी है और उनकी कविताओं में भविष्य के लिए दृष्टि का संधान की अकुलाहट भी। मछलीघर जो 1966 में आता है, उन कविताओं में आजादी के बाद का मोहभंग, निरर्थकता, वो धीमी बेचैनी, विकल्पहीनता, प्रश्नाकुलता दिखाई पड़ती है। दीवारें कविता है, उसकी पंक्तियां हैं कि फिर ये आए, ये जो दीवारों के बाहर के वासी थे, उसी तरह इनके पैरों में भी निशान थे, उसी तरह इनके भी हाथों में रेखाएं, उसी तरह इनके भी आंखों में तलाश थी। परिचय स्वागत की जब विधियां खत्म हो गई तब ये बोले, यहाँ कहीं कुछ भी नया नहीं है। ये जो यहाँ कहीं कुछ नया भी नहीं है का बोध है, वह मनुष्य को कितना बेबस और कितना लाचार बना दे रहा है। मुक्तिबोध की तरह शाही की कविताओं में भी अंधेरा बार बार आता है। अंधेरे गोलार्ध की रात और अंधेरे मुसाफिर खाने में जैसी कविताएं हैं जो मुक्तिबोध की याद दिलाती हैं। अभी विजय कुमार जी कह रहे थे कि कवियों को उनके समकालीन कवियों के साथ तुलना करके देखना चाहिए। तो मुक्तिबोध पर बात हुई है, मतलब उनसे तुलना करके देखी गई है। अज्ञे की एक कविता है अर्धभस्म देवदार। तो जो शाही की कविता है उसका पाठ असाध, मतलब अज्ञे की जो असाध्य वीणा है उसका पाठ अर्धभस्म देवदार के साथ रखकर हम कर सकते हैं। शाही का जीवन बोध भी उनका मृत्यु बोध है। मुझे नहीं पता कि मृत्यु को लेकर उस समय कोई ऐसी कविताएं लिख रहा था या नहीं। शाही की कविताओं में एक ऐसा अमूर्त रहस्यमय दुख है जिसे वे बार बार पकड़ना चाहते हैं, पर हाथ हर बार खाली रह जाता है। शाही की शुरुआती कविताओं में यथार्थ संकेतों के स्तर पर दिखता है। उनकी कविताओं में एक बिंब है जो साथी में 2 बार आता है, एक तो गोली का चलना और कौवे का उड़ना। तो उस समय हम जब शाही की जब डायरी देखते हैं तो उसमें 30 जनवरी 1948 के आसपास की डायरी को पलटने पर ही पाएंगे कि गांधी के मृत्यु की जो गहरी शोकाकुलता है, तो एक तो वह शोकाकुलता इसमें दिखाई देती है और दूसरी बात ये कि इमरजेंसी का बिंब, चूंकि ये कविताओं को मैंने देखा तो वो इमरजेंसी के आसपास की लिखी हुई कविता थी। कविता है सुन्न मकान, सुन्न आकाश और कौवा और कौवे शीर्षक, ये 2 कविताएं दिखती हैं। तो इसमें इमरजेंसी का जो भय है वो भी उसमें दिखाई देता है। और हम सब जानते हैं कि शाही कांग्रेस के समक्ष मुख्य विपक्षी की भूमिका में थे। शाही अपनी कविताओं में मिथकों पर खूब लिखते हैं, उनके मिथकों पर बातें भी हुई हैं। आज जब देश में इस प्रकार सांस्कृतिक उत्खनन हो रहा है, वह भी गलत तरीके से, गलत उद्देश्यों से, तब शाही के विचार सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान यहीं ढूंढना होगा, उसकी जड़ें हमारी जमीन में यहीं कहीं होंगी। शाही कहते हैं समाज को जोड़े रखने के लिए हमें अपने परंपरागत सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, इन सांस्कृतिक मूल्यों का निरंतर नया नया आख्यान रचने की जरूरत है। वे वर्तमान
की अकुलाहट बेचैनी से परेशान होकर अक्सर अतीत में मृतकों के पास जाया करते थे। शाही गहन निराशा के अंधेरे में केवल जलती मसाल शायद अतीत में जाकर खोजना ज्यादा ठीक समझते हैं। उनकी कविताओं में परंपरा बोध भी है और परंपरा प्रतिरोध भी। वे केवल परंपरा से नहीं सीखते बल्कि उसकी रूढ़ियों या कहें कि उसके आवरण को हटाते भी हैं, जिन्हें गलत मान्यताओं के नाम पर परंपरा की सुविधा प्राप्त हो जाती है। शाही पर लोहिया का प्रभाव था, इसकी चर्चा की जा चुकी है। जायसी और जो शाही है वो मध्यकाल में जाकर के कबीर और जायसी को अपना आदर्श के रूप में चुनते हैं। जायसी और कबीर दोनों धर्मनिरपेक्षता के अप्रतिम उदाहरण हैं। आज जब एक धर्म विशेष के सामने उनकी नागरिकता और भारतीयता का प्रश्न उठाया जा रहा है तो ऐसे में शाही याद आते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्माभिव्यक्ति भी एक मुसलमान कवि जायसी में जाकर ढूंढना ज्यादा ठीक समझते हैं। शाही कबीर पर भी विचार करते हैं। कबीर को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अनुकरण किया है वो प्रार्थना गुरु कबीरदास के लिए उनकी कविता है। तो शाही कबीर का केवल अनुकरण नहीं करते बल्कि उनका विस्तार भी करते हैं। शाही अपने गुरु कबीरदास से टकराते भी हैं और उसके आगे का प्रश्न भी रखते हैं, उन्हें प्रश्नांकित करते हैं। साकी की एक कविता है अब, उसमें वे लिखते हैं कि मैंने जो प्रेम का घर बसाया था ठीक उसके सामने उन्होंने मेरा सर उतारा और भूमि पर रख दिया, फिर मेरे घर में बैठ गए जैसे यह उनकी खाला का घर हो। अब यह प्रश्न कबीर के माध्यम से गांधी से भी है, दलितों का भी आज ये प्रश्न है, स्त्रियों का भी है, आदिवासियों का भी है और अल्पसंख्यकों का भी है। तुलसी रामचरितमानस के रूप में पहले पूजा की अलमारियों में लिपटे हुए थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने उनको नए ढंग से खोजा। उसी प्रकार जायसी शाही की अपनी खोज है। शाही मतलब जायसी को वो सूफीवाद से मुक्त करते हैं और अपनी आत्माभिव्यक्ति भी वो उनमें जाकर के देखते हैं। भक्ति काल के जो कवि हैं, चाहे वो कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, ये सभी लोग बार बार खुद को भक्त कहते हैं, लेकिन जो जायसी हैं वो खुद को कवि कहते हैं। मोहम्मद कवि या जोर सुनावा ये कहकर बात जायसी करते हैं। तो शाही उस बात को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। शाही एक बार जो चीज ठान लेते थे उसे पूरा करके दम लेते थे। इसी तरह वे शमशेर के पीछे भी पड़ते हैं। जायसी ने तो खुद को कहीं भी सूफी कभी नहीं कहा, जायसी ने तो खुद को कहीं भी सूफी कभी नहीं कहा था, लेकिन शमशेर तो खुद को मार्क्सवादी कहते थे, वाम 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 दिशा समय साम्यवादी। लेकिन शाही इसे कविता नहीं मानते थे। विवेचना की गोष्ठी में शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट विषय पर उन्होंने लेख लिखा और शमशेर की कविता के ऊपर मार्क्सवादी पेंट को धुलकर बहवा दिया। इसी तरह शाही शमशेर को शुद्ध सौंदर्य और लीला के अवतरण का कवि बनाकर छोड़ते हैं, भले शमशेर और उनके आलोचक उनको मार्क्सवादी या प्रगतिशील कवि कहते रहे। जो भी हो, शाही ने जायसी और शमशेर दोनों को पढ़ने की एक नई दृष्टि दी, शमशेर को प्रगतिवाद के खांचे से मुक्त किया। अभी बात हुई थी शाही पर जो प्रगतिवादी जो कविताएं हैं उस मिजाज की जो कविताएं उन्होंने लिखी। तो कला और सौंदर्य रहस्यात्मकता वाले जो शाही हैं वो बाद में मलार्मियत से मुक्त भी होते हैं और समाज की ओर देखते हैं। शमशेर की कविताएं तो लीला और सौंदर्य की मतलब रहस्यानुभूति की है, जिसका धरातल अभौतिक है, पर शाही की रहस्यवादी कविताओं की भूमि भौतिक है। शाही की कविताओं में राजनीतिक चेतना भी है, मसलन आखिरी कैदी, बहस के बाद, पराजय के बाद, इस तरह की कई कविताएं हैं जिसमें जो राजनीतिक कविताओं की श्रेणी में रखी जाएंगी। बादशाह अकबर के नाम की एक कविता है जिसपे शासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। हालांकि आज ऐसा समय चल रहा है कि कई बड़े बड़ों को खतरा है, कई महान लोगों को अपनी पूरी महानता के साथ नेपथ्य में लुढ़का दिया जा रहा है। आज इतिहास के पाठ्यक्रम से तो अकबर महान लुप्त हो रहे हैं, पर कविता के पाठ्यक्रम में वे आज भी मौजूद हैं। ताकि कि एक कविता में यह बात वे आगे जाकर कहते हैं कि ठक 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 कुल्हाड़ी की आवाज आती है, कोई दरवाजा निकाल रहा है पुराने मकबरे से। तो आखिरी बात ये कि शाही नई कविता में लघु मानव को प्रतिष्ठित करते हैं। छायावाद के महामानव की महाकाव्यात्मक महत्वाकांक्षाएं हैं। निराला और प्रसाद के जो महामानव हैं उनकी स्थिति परम पुरुष की स्थिति है। नई कविता में वह महामानव साधारण मानव लघु मानव के रूप में व्याख्यायित होता है। हालांकि कथा साहित्य में
वो कविता से पहले प्रेमचंद के वहां साधारण मानव या लघु मानव दिखाई देता है। शाही आलोचना में जो पदबंध और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें नियत और उद्देश्य का ऐक्य, व्यापारिक सत्य और उद्देश्यगत सत्य का द्वंद्व, मानव सत्य और भौतिक सत्य के भेद, अपराजय व्यवस्था, अपराजय संकल्प, आंतरिक लय, कालिदासी लय विशेषण का प्रयोग करते हैं। वे पूरी भारतीय काव्य परंपरा को एक सूत्रात्मक रूप में कालिदासी लय के रूप में देखते हैं। कुंवर नारायण जैसे समकालीन कवियों ने उन पर खूब लिखा। तो अंत में कुंवर नारायण की एक जो पंक्ति है उससे कुंवर नारायण कहते हैं कि मैं मतलब कुंवर नारायण की उस बात से सहमत हो पाता हूँ जिसमें कहते हैं कि शाही से मिलना, उन पर बात करना एक उत्सव में शामिल होने जैसा है। वास्तव में शाही संवाद के, संस्कृति के, जनपक्षता के, साहित्यिक वैविध्य के, उत्सव धर्मी शख्सियत के। चलो अगले कवि वसु गंधर्व हैं, वो रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। अगले वक्ता आप सबों को 12 मिनट है। इसको मैंने टाइम करके देख लिया है, ये छोटा ही 12 मिनट ही हो रहा है, तो क्रॉस कर रहा है तो तीसरा सप्तक की अपनी लेखकीय टिप्पणी में शाही ने आस्था को अपनी कविता का आधार कहा है। उनकी एक प्रारंभिक कविता में यह पंक्ति भी आती है कि अपनी हारी आस्थाओं की रोशनी हमें पहुंचाने बाहर तक आई। आस्था एक विडंबनापूर्ण शब्द है और शाही सरीखे कवि के संदर्भ में जिसके निजी जीवन का अधिकांश हिस्सा प्रखर राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को समर्पित रहा, एक क्षण को हमें असहज कर सकता है यदि हम इस शब्द के निहितार्थों को व्याख्यायित करने की सरसरी ही कोशिश भी न करें। आस्था का केंद्र एक अनिश्चय का बना होता है जिससे होकर दूसरी ओर हमारी दृष्टि यथार्थ के जने अवश्यंभावी नैराश्य से परे एक ऐसा आख्यान कल्पित कर पाती है जहां ग्रामशी के ऑप्टिमिज्म ऑफ द विल की जगह होती है, जहां हम अपने जीवन के बिखराव, अस्तित्व के दुख, अपने समय काल की सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बरक्स अपने जीवन को बचा पाने की वजह खोजते हैं और इन दुखों से लड़ने के उपकरण भी। और यदि न भी खोज पाए तो भी इस आस्था के ही आयतन में इस उम्मीद की भी जगह बच पाती है कि हम इन प्रश्नों को छोड़ने का फैसला न करें, हमें लड़ाइयों को लड़ने का सत्य निरर्थक न लगने लगे, हम इन्हें छोड़ आगे न बढ़ जाएं। इस तरीके से सोचें तो आस्था एक पलायन नहीं है, अपितु वह आलंबन है जहां तर्क के जने हुए अंधकार और अंततः तार्किकता की परिणत असह्य कर्महीनता और पराजय हमें बांध नहीं पाते। ऐसी ही उम्मीद हमसे ऐसे प्रश्न पूछवा सकती है कि कैसे इस दूसरे परीक्षण में पंख खोल कैसे जिया जाता है, कैसे स्वभाव त्याग बार बार जीवन से स्वत्व लिया जाता है, कैसे किस अमृत से सूखते कपाटों को चीर चीर मन को निर्गंध किया जाता है। इस आस्था का केंद्र अनिश्चय है, एक निरीह असहायता, अपनी प्रार्थनाओं के फलीभूत हो पाने पर बहुत तीव्र संशय। यदि यह जगह ठोस हो, शाही के संघर्ष निकष का आलंबन दृढ़ यथार्थ परक तर्क से जन्य हो, तो यह दृष्टि ग्राह्य नहीं हो पाएगी, और यदि हो भी जाए तो उसे उन प्रश्नों की अपनी व्याख्या को सरलीकृत करना होगा जिनसे वह जूझ रही है। यहाँ एक ईमानदार वल्नरेबिलिटी की जगह तबाह हो जाएगी जहाँ से हम आस्था की ओर उन्मुख हो सकते हैं और जिसमें हमारे अपने आंतरिक जीवन की वल्नरेबिलिटी अपनी शक्ल खोज पाती है। यहाँ कल्पना पंखों को खोल उड़ जाने की नहीं है, बस यह प्रश्न कर पाने की है कि कैसे उड़ा जाता है। और जीवन के अंधकारावृत यथार्थ के बीच वाकई एक दृढ़ आश्वस्ति और ईमानदारी के साथ यह प्रश्न कर पाना एक संघर्ष की जमीन बनाता है। कई कविताओं में शाही हमारी सामूहिक प्रागैतिहासिक स्मृति से निकले हमारी पूर्व शैक्षणिक अवस्थिति तक हमें कुरेदते दृश्य कर पाते हैं। उनकी भाषा हमारी सामूहिक अंतर्चेतना में उपस्थित स्मृतियों और दृश्यों तक पहुंच जाती है। अतः अनेक जगहों पर जिस फैंटेसी की पृष्ठभूमि में उनकी कविता घटित होती है वह हमारे मन में स्मृति की तरह
एक साझे अतीत के अनुगूंज की तरह उतर पाती है। मसलन अपनी एक कविता में साई एक फैंटेसी की लगभग मिथकीय पृष्ठभूमि यूं करते हैं, जहां एक विस्तीर्ण घने जंगल में एक मंदिर के भीतर दिए की रोशनी में एक मूर्ति से आदम कर देवी प्रकट होती है। पुजारी से उसका सर मांगती है, जिसे वह काट कर अर्पित करता है, और यह दृश्य बिना रुके रोज घटित होता है। इस कविता का वक्तव्य बहुत गहरा और विस्तृत है। यहाँ उस पुजारी का अकेलापन, उसका एलियनेशन, उसकी अपनी अवस्थिति पर प्रश्न कर पाने की दुखद असहायता, वह जीवन और समाज जो इस क्रियाकलाप को सामान्यीकृत करता है, और वहां से पराजित होने का कवि का यह निर्णय, यह तमाम गंभीर चीजें जिस दृश्य के भीतर पैबस्त हो खुद को व्यक्त करती हैं, वह लगभग सरसराता हुआ हमें भीतर तक झंकृत कर पाता है। इसे हम कल्पित करने से अधिक याद कर पाते हैं। विचाराश्रित अन्वेषण जहां हमारा साथ थे, उसके पहले ही यह तिलिस्म हम पर हावी होने लगता है। ये पहाड़ियां और उन पर उगे हुए जंगल इतने पुराने हैं कि उन पर रोज एक जैसी सुबह होती है और एक ही तरह से सूरज डूबता है। मेरा अनुमान है कि एक ऐसा क्षण आता है जब इन पर से बीतते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का क्रम बीच से टूट जाता है और बिल्कुल खला में इस मंदिर के भीतर का अंधेरा और उसमें टिमटिमाता दिया उगाता है। यह स्मृति बोध अपने साथ ही एक नॉस्टैल्जिया भी करता है। यहाँ एक पुरानी अवस्थिति में लौट पड़ने की अनेक कामनाएं दृष्टिगत होती हैं, लेकिन यह अतीत रूमानी स्वप्न लतीत नहीं होता। यह उस प्रारंभ का नॉस्टैल्जिया है जहां से हम विस्थापित हुए। इस विस्थापन की कल्पना भी आस्था से ही चलने लगती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं होता कि यह विस्थापन कहाँ से है और कहाँ की ओर है। यहाँ कुछ दृश्यगत होता है तो वह गति है जिसमें हमसे शायद कुछ छूट गया, जिसके बहाव में हम खो गए, हमारा कुछ बिसर गया, या कुछ शायद हमारे मूल्य हैं, शायद हमारी मनुष्यता, शायद हमारी सदायशता, या कुछ और। इस अतीत में हमारा वह चेहरा है जो अब हमारी पहचान में नहीं आता। जैसे क्या तुमने भी हर आवृत्ति से दो चार दास्तानें जमा कर ली हैं जिन्हें कृतज्ञ होकर तुम बार बार उलटते पलटते हो और उनके बीच अपने चेहरे को पहचानने की कोशिश करते हो। और हमारी आवाज, आश्चर्य है मैंने बरसों से अपनी आवाज नहीं सुनी, सारा का सारा हेमंत इसी तरह बीत गया। और इस गति के निहितार्थ इस तरह, हमने पूछा हम यहाँ से क्या ले जाएंगे, उसने कहा यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जाता। इसके बाद आदमी मितभाषी हो जाता है। साई की कविता इसी गति की, विस्थापन की इन्हीं आयामों की कविता है। यह छूटते जाने, बिसरते जाने, धूमिल होते और गिरते जाने के दृश्यों को एक ऐसी जीवित और ज्वलंत जीव स्मृति के बरक्स स्थित करती है कि इसमें वह सच भी दृश्यगत होता है जिसके पक्ष में कविता को खड़ा होना पड़ता है, और इस सच की ओर खुलते प्रश्नों के द्वार भी। यहाँ एक अवस्थिति से विस्थापन, उस विस्थापन के बाद भटकाव की उद्विग्नता, और यह संसार जो खुद अपने नैसर्गिक मूल्यों से विस्थापित है, इसमें प्रतिबिंबित होती अपनी असहायता की मूर्त तस्वीर देखना, और इन सबों से जन्मे स्मृति बोध के अनेक चित्र जिनमें हमारी अपनी अतीत वेदना पूरे समाज की सामूहिक अतीत वेदना से जुड़ती दिखती है, यह सब शामिल है। इस भटकाव में आरंभ और गंतव्य दोनों का यूटोपिया सम्मिश्रित हो जाता है, जिस तरह एक निर्वासित मनुष्य के लिए उसका घर ही अंतिम गंतव्य हो जाता है। अपनी एक प्रसिद्ध कविता में साई एक ऐसे मोहल्ले का दृश्य करते हैं जहां हर रात कोई दरवाजा खटखटाता है, आवाज देता है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ उस व्यक्ति की रात भर शरण मांगने की व्यथा जितनी ही कठिन उस समाज की व्यथा है जहाँ लोग खटखटाते दरवाजे को खोलना भूल गए हैं। यहाँ संभवतः उस मनुष्य की विस्थापन से बड़ा और त्रासक उस समाज का विस्थापन है जो दरवाजा नहीं खोलता। शुक्रिया। अगले वक्ता पुणे से आए आनंद पांडे जी हैं। सबको अभिवादन। न कविताएं पढ़ूंगा और न लेख। एक बहुत विशाल कार्य लेख तैयार किया हमने और इसको जमा करना है, मैं जमा करूंगा। पहली बात जो मुझे कहनी है वो ये कि जब एक कविता और बहुत सारी कविताओं, एक ही कवि की पढ़ने का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है
और जैसे कि घोषित रूप से कविता पूर्ण है अपने शिल्प में और वो अलग एक इकाई है, लेकिन जब एक ही कवि की बहुत सारी कविताएं हम पढ़ते हैं तो अनुभव बिल्कुल अलग होता है और उसमें लगता है कि वो सारी मिलकर के एक रचना है। और इस दृष्टि से इतने जब 4 संग्रह शाही के हमने पढ़े और उनकी सारी रचनाओं को हमने पढ़ा तो ये हर कविता के साथ ऐसा लगता है कि अलग से बात नहीं, अलग अलग कविता पे बात कर ही नहीं जा सकती और एक आलोचनात्मक ढंग से एक गिवन फॉर्मेट में नहीं की जा सकती। इसलिए एक औपन्यासिक टेक्निक मुझे सूझी कि शाही की पूरी जब कविताएं पढ़ते हैं हम तो एक औपन्यासिक टेक्निक है। किसी कवि को समग्रता में समझना टीका परंपरा की तरह से नहीं हो सकता है। एक औपन्यासिक टेक्निक, कथा, एक विस्तार, कल्पना हो। और मैं इसमें एक धृष्टता की तरह से बात रखना चाहता हूँ कि आलोचनात्मक कल्पना की बात कभी हमने नहीं सुनी थी कि एक आलोचक को कल्पना का अधिकार है और कवियों की कल्पना और उपन्यासकारों की कल्पना को, यहाँ तक शुक्ल जी तो इतिहास वाले ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास के जो विषय पर उपन्यासकार को दिया है कि तुम ऐतिहासिक समय उपन्यास लिखते समय भी कल्पना कर सकते हो, कल्पना से कर सकते हो। पर आलोचक ऐसा कहीं मैंने देखा नहीं कि आलोचक को ये अधिकार है कि वो तमाम रचनाओं को पढ़ करके कल्पना करे, कोई कल्पनात्मक तत्व इस्तेमाल करे। मैं यहाँ शाही जी की जो कविता है और उस कविताएं हैं उनमें एक कथानक बनाया मैंने और सोचा कि इस कथानक से ही पूरा एक संसार उनका बन सकता है। जैसा कि तमाम कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो जिसको कि आनंद वर्धन ने धुंध्यालोक में एक अपारे काव्य संसारे कहा है कि एक कवि का अपना संसार बन जाता है। तो हम अक्सर देखते हैं रूढ़ी की तरह है कि फलाना का काव्य संसार, और ये एक तरह से बहुत मतलब रिपीटेड बात है पर फिर भी बहुत रोचक इसलिए है क्योंकि ये संसार तो बन ही जाता है और इसीलिए समानांतर संसार है। शाही का भी अपना एक समानांतर संसार है और वह नित्य पल पल परिवर्तित है। शाही बहुत कम उम्र से कविताएं लिखना शुरू करते हैं और उनके बहुत सारे शेड्स हैं शिल्प के और भावनाओं के। और इस तरह से जब हम देखते हैं कि जब वो आखिर में उनकी जो पड़ाव है साखी मछलीधर और साखी की जो कविताएं हैं, वो जो शाही का कविता जगत है, कविता की यात्रा है, उसके आरंभ को और अंत का जो समय है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और एक दूसरे को बेधते रहते हैं। ऐसा मुझे समझ आया कि बेधते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को एक जगह से देखिए तो वो दूसरे को बेध रहा है। तो एक तरह की बड़ी रोचक मुझे बात लगी। और जो शाही की कल्पना है, मतलब शाही का कथानक है, इस पर वो पूरा कविताएं बैठती हैं। तो शाही की कोशिश रहती थी कि मैं निर्वैयक्तिकता रहे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी कविताएं मेरे व्यक्तित्व पर न बनाए बल्कि कविताएं अपने में ही अलग रहें हमसे वो कविताओं। और कहा उन्होंने कि मैं अपनी कविताओं को जब देखता हूं तो मैं अपरिचित पाता हूं उनको, लेकिन उनमें मैं माने काव्य नायक, प्रगीति नायक जो है वो है और वो एक नरेटर की तरह से पूरा हर जगह हर बात वही कहता है और बहुत एक आलाप जिसको कहते हैं वो एक आलाप है, संवाद भी है, लेकिन वो सब कुछ बोलता है, वो नरेटर है। तो उनकी कल्पना है ऐसी कि बहुत साल सभ्यता का जो उत्स है ऐसी एक रूपक रचते हैं वो, जहाँ पे नवजात सभ्यता शिशु है, उसको जो खतरा है वो उन लोगों से है जिन्होंने बहुत समय पहले पृथ्वी पर बर्बरों के रूप में कब्जा कर लिया है। तो ये बिंब उनके यहाँ की पृथ्वी है, उस पर बर्बरों का कब्जा हो चुका है और सभ्य लोगों ने 21 बार जीता और फिर भी उनको दान कर दिया। तो एक तरह से जो मानव समाज है, सभ्य समाज है, वो बर्बरों का और ये दुनिया है। और बर्बर ऐसे हैं जो नवजात सभ्यता शिशु को खाना चाहते हैं, वो एक दूर उसको पकड़ना चाहते हैं, एक दूर पहाड़ी, डरावनी खतरनाक पहाड़ी, और वहां ले जाना चाहते हैं और उसकी अतड़ियों को
खाना चाहते हैं, और उसके रक्त से जो सना हुआ उसका भेजा है उसको खाना चाहते हैं। उसकी हड्डियों की चरमराहट उनको बहुत पसंद है बर्बरों को। शाही की जो मुझे लगता है कि पूरी कोशिश है, सारी कविता की कोशिश है कि इसी बर्बरों से कैसे संघर्ष किया जाए। और उसके समानांतर जो सभ्य लोगों का नगर है, तो नगर एक है और बाहर, नगर के बाहर स्कंदहावर है, शिविर हैं, वो बर्बरों के हैं, और एक नगर है। और नगर में के जो लोग हैं वो विभाजित हैं, असंगठित हैं। जहां बर्बर सैन्य संगठन वाले लोग हैं, वहां नगर के लोग अकेले हैं और विभाजित हैं, उनमें कोई एकता नहीं है, और मतलब उनमें कोई स्वप्न नहीं है। स्वप्न और को लेकर के शाही, और स्वप्न और भविष्य को लेकर के शाही का बड़ा जोर है। लगातार वो बहुत सारी कविताओं में ये बताते हैं कि जो ये है समय ना, ये स्वप्नहीन है समय, इसमें किसी को कोई भविष्य की चिंता नहीं है, कोई आगे सोचने वाला नहीं है। और ये बात रेखांकित करने वाली है कि जो अल्बेर्ट कामू का जो उपन्यास है ला पेस्ट, उसमें शुरुआती लाइनें हैं कि जो शहर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, और हान या ऐसे शहर का नाम है जिस पर उपन्यास है, वहाँ जी सर। तो उसमें वो कहते हैं कि वहाँ के लोगों की रहने की आदत ऐसी थी कि उनको फ्यूचर की कोई खास चिंता नहीं थी, उनको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो शाही उस अंदाज में कि ये ऐसे लोग हैं जो ये सामने दीवार और बिना ड्राइवर के भागे जा रहे हैं, उनकी टकराहट हुई, इस तरह का एक इमेजिनेशन उनमें था। और उनका दूसरा जो है कि बड़ी जो समय है वो बीत रहा है लेकिन घट कुछ नहीं रहा। ये वेदना उनको थी, लगातार थी कि प्रतीक्षा स्तब्ध समय है, स्वप्नहीनता का समय है, भविष्य को लेकर कोई चीज नहीं है। तो नगर के लोग जो है इस तरह से हैं, और बगल में उसके स्कंदहावर हैं, और जो छापेमार दस्ते कविता है, जो छापेमार दस्ते चलाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इतनी भयानक कल्पना उनकी शाही की है, और सभ्यता का जो एक पूरा यथार्थ है, उसमें एक कवि सिवाय दुख, दहशत और डर और परेशानी के वो नहीं रह सकता है। तो शाही में विषाद की एक गरगन की कविता है, उनकी विस्मृत विषाद की गरज। तो विषाद उनकी गहराई में तकलीफ है, दुख है। और दुख उन्होंने आर्य सत्य भी कहा कि दुख आर्य सत्य है सबसे बड़ा और प्रथम आर्य सत्य है। तो दुख जो है शाही में दुख का है एहसास, क्योंकि पता है कि जो कुछ है। और उन्होंने बोला कि ये नगर के जो लोग हैं ना, ये सो रहे हैं, अकेलापन है उनमें, कि नगर के जो लोग हैं वो सो रहे हैं और किसी को पता नहीं है कि हो क्या सकता है। तो उन्होंने कबीर के अंदाज में बकायदा, मुझे लगता है वो पैरोडी है उनके ढंग से, कि सब लोग सो रहे हैं और एक मैं ही हूँ जिसकी आंखों में नींद नहीं है। तो इसको आप कबीर की जो मशहूर है कि दुखिया संसार है, उससे याद कर सकते हैं। तो ये वेदना उनमें है। और एक और चीज है जो बार बार कहते हैं कि ये कवि है, तो जो मैं है, काव्य नायक है, वो इस पूरे स्थिति में एक जो संघर्ष है उसमें एक पक्ष लेता है। और वो इसके पास एक ऐसी नैतिक शक्ति है, वो अपने को नैतिक शक्ति महसूस करता है, अपने को दृष्टा कहता है, और साथ ही कहता है साहसी अकेला, ये साहसी अकेला है। और वो इसलिए कहता है कि वो जो इसलिए कहता है कि उसको उसने एक कविता की लाइन है जिसको कहता है कि ये जो लोग हैं ना, इन्हें वो बात मालूम नहीं है इस देश के बारे में जो मुझे मालूम है। तो एक तरह से जो शाही है वो लगातार उस पूरे विराट तनाव में सोचते हैं और रचते हैं उस परिस्थिति में। दुख है। और शाही की एक अद्भुत चीज है वो ये कि उनको आप अलग अलग संवेदना और भाव चित्रों में अजीब सा सामंजस्य बैठाते हैं। जैसे उदाहरण देंगे, एक कविता का निराशा की बात हो रही है, पता लगा जाते जाते आखिर में वो कविता निराशा को पलट देती है, यानी निराशा पर एक सामंजस्य जो है, मतलब विरुद्धों का जो सामंजस्य है, विरुद्ध भाव का जो सामंजस्य है, वो जबरदस्त तरीके से करते हैं। और उसमें सामंजस्य के बाद भी तनाव है, निराशा बहुत है। लास्ट में उन्होंने एक आशा की जगह किरण जगाई है, पर ये पढ़ने के बाद ये नहीं लगेगा कि ये लगता है कि मतलब कवि जो है कह रहा है कि मतलब निराश ना हो।
ये बनावट नहीं बल्कि एक तनाव के साथ सामंजस्य है। दूसरी बात एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि साहिब में अंधेरा जैसा वातावरण है, एक भयानक कल्पना है, डरावना भूतिया सा संसार है, भूत और इस तरह के जिक्र भी है, और प्रकृति है जहाँ है वो भूतिया संसार एक तरह से कल्पना है। और ये कल्पना मुक्तिबोध के अंधेरे से काफी मिलती जुलती है। बहुत सारी चीजें शायद एक समय पर रचने के नाते या एक तरह के एक विधान पर रचने के नाते बहुत सारी समानताएं उनमें हैं। तो वहां पे भी इस तरह का सरोवर है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, अंधेरी गुफाएं हैं, और कवि का एक तरह से अपने आप का आत्मनिर्वासन का भी भाव है। लेकिन साहित्य की एक जो चीज मुझे लगती है कि जो अंधेरा है, वो अंधेरा अपने आप में एक सारे माहौल को बहुत व्याप्त करता है, और वो अंधेरा मतलब अंधेरे का भी अंधेरा है और राम की शक्ति पूजा का भी अंधेरा है। साथ में साथ एक जो साहिल ने यहाँ राजनीतिक कविताएं नहीं होती, मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मैं उनकी राजनीतिक लेखन और आलोचना से बहुत परिचित था। तो मैं सोचता था कि बहुत भयानक राजनीतिक कविताएं होंगी, और लेकिन बिल्कुल ही राजनीतिक कविता उस तरह की नहीं। लेकिन ध्यान रखने की बात है, साहिल चूंकि वो सभ्यता के उच्च से शुरू कर रहे हैं, इसलिए भयानक पावर डिस्कोर्स क्या व्यक्ति है। जो तत्कालिक राजनीतिक कविताएं दो हैं, एक 15 अगस्त 1947 की आजादी पर, और दूसरी जो कविता है वो यही जो जिसके सबसे बड़ा सवाल है। ये दो कविताएं ऐसी हैं जो राजनीतिक कविताएं तात्कालिक मुहावरे में, चालू मुहावरे में कही जा सकती हैं, लेकिन शाही सब राजनीति के सवाल को सभ्यता के सवाल में अंतर्भुक्त करते हैं, उसको सभ्यता का सवाल बनाते हैं। ये एक बड़ी चीज है जिसको आप उनकी आलोचना भी कर सकते हैं कि भाई तमाम ऐसे जो बर्बर हैं, ये सब बातें हैं। कबीर का जो जिक्र है उनके साथ लिया बराबर जाता, कबीर का वो अंदाज भी है उनमें, और मुक्तिबोध से भी बहुत चीजें मिलती हैं, पढ़ने बाद लगातार मुक्तिबोध याद रहते हैं। तो लेकिन जो मुक्तिबोध और का जैसे ट्रीटमेंट करते हैं जो समस्या का और चीजों का, जो ट्रीटमेंट मुक्तिबोध के यहाँ है, जो स्वर्ग जो कबीर के यहाँ है, साहित्य यहाँ वो एक नैतिक और एक संवेदनात्मक भट्टी जो उन्होंने जायसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया, उसमें रूपांतरित हो जाता है। धन्यवाद। इस सत्र के आखिरी वक्ता संदीप तिवारी जी हैं, वे बरेली से आए। इस सभागार में उपस्थित सभी सहृदयजनों को मेरा अभिवादन। मैं सीधे, मुझे लगता है इतने वक्ता थे कि जो विजय देव नारायण साई ने जो कविताएं नहीं लिखी थी उन पर भी बात हो गई है। तो मैं जो शुरुआती हमारी सूचनाएं थी उनको निकाल दे रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यहाँ मैं कवि विजय देव नारायण साई की उन कविताओं पर चर्चा कर रहा हूँ जिनकी काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। उनकी प्रगीत धर्मी कविताएं अपनी सार्थकता और संभावनाओं के साथ हमारे सामने उपस्थित है। आमतौर पर प्रगीत धर्मी कविताओं की एक सीमा होती है कि वह अपने बुनावट में आत्मपरक अधिक होती हैं। अभी जैसे विजय कुमार सर ने कहा कि आत्मपरकता उसमें अधिक होती है, लेकिन यहाँ विजय देव नारायण साई की कविताओं में हम जब देखते हैं तो उसमें ये आत्मपरकता हमें कम दिखती है। आत्मपरकता के साथ साथ उसमें हमें एक सामाजिक सार्थकता भी दिखाई देती है। इन कविताओं की अपनी सामाजिक सार्थकता है, इसलिए इन कविताओं से गुजरते हुए हमें जीवन और प्रकृति के अद्भुत रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं। उनकी ही तीसरे सप्तक में प्रकाशित एक कविता है, सोन मछली सा अंधेरी रात को पीता हुआ, जल रहा है किसी खंडहर के झरोखे पर चिराग, एक मध्यम सी उदासी, कुछ न होने सी थकन, और दिल की परत में सहमा हुआ सुकुमार दाग। जिंदगी कुछ इस तरह खामोशियों से भर गई, खोजता फिरता हूँ दिल का दर्द पर पाता नहीं, दर्द से जैसे झुकी जाते हैं पलकें बार बार, और रोने में भी पहले सा मजा आता नहीं। इन काल पंक्तियों में आत्मपरकता के साथ साथ एक गहरी सामाजिक बेचैनी है जो कविता के भीतर से झांक रही, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर प्रगीतात्मक पंक्तियों को नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक कोट में रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो विजय देव नारायण साई ने अपनी कविता में कहा कि एक मध्यम सी उदासी,
यहाँ जो एक मध्यम सी उदासी है, वह उदासी केवल कवि की नहीं है, उसमें उसका पूरा समय और समाज समाया हुआ है। इसी तरह हम देखें तो तीसरा सप्तक में प्रकाशित कविता हिमालय के आंसू की लय बहुत अद्भुत लय है उस कविता की, जिसमें वह प्रारंभ में एक निराश हताश दृश्य खड़ा करते हैं, जो अभी हमसे पहले वक्ता कह रहे थे कि पहले निराशा हताशा के बिंब खड़े करते हैं, फिर एक उम्मीद जगती है कविता से। वही हिमालय के आंसू कविता में वो उम्मीद हमें बाद में कविता की आखिर की पंक्तियों में हमें दिखाई देती है। शुरुआत कविता इससे होती है, वो दुखी हृदय है सत्य हिमालय सा दिल तुमने पाया था, है सत्य कि तुमको भार मिला था सूरज सा, है सत्य की छाती थी पठार सी अंतहीन, और आज सिर्फ भरना अवशेष, बेस्वाद सांत्वना धीरज ढाढ़स सब्रवाद भाग्य, उजियारे की जड़ हंसी अंधेरे के आंसू। ये शुरुआती पंक्तियां हैं कविता की, और अंत में यहाँ पर कवि के भीतर जो हताशा है, निराशा है, वो अंत में एक उम्मीद के उसमें एक उम्मीद जगती है और कविता का स्वर बदल जाता है। वो लिखते हैं कि नाघातों से टूट टूट कर रोने में कुछ शर्म नहीं, कितने कमरों में बंद हिमालय रोते हैं, कितने मेजों से लगकर सो जाते कितने पठार, कितने सूरज गल रहे अंधेरे में छिपकर, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता। इन काव्य पंक्तियों से गुजरते हुए निराला के राम की शक्ति की पूजा के राम की जो विषाद की स्थिति है वह याद आती है। राम की शक्ति पूजा के राम में भले ही हमें हताशा दिखती हो, लेकिन वह अपनी धीरता पूरी कविता में कहीं नहीं खोते। भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल, निराला ने कहीं नहीं लिखा कि राम ने रोया। भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल, या कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल, या भर गए नयन द्वय, लेकिन रोना कहीं नहीं लिखा। मतलब राम अपनी धीरता नहीं खोते हैं। यहाँ भी इस कविता में ऐसा कहीं कुछ धीरता खोने वाला मसला नहीं है। यही बात हमें इस कविता में दिखाई देती है जब वह लिखते हैं कि भले कितने हिमालय बंद कमरों में रोते हो, लेकिन इस तरह का रोना कोई रोना नहीं होता। मैं केवल इतना कहता हूं कि सूने कमरे की सिस्टम से क्या होगा, बाहर आओ, बाहर आओ, सब साथ साथ मिलकर रो, आंसू टकराकर अंगारे बन जाते हैं, फट पड़ते हैं युग युग के ज्वालामुखी सुप्त, शायद धरती पर पड़ी दरारें मुक जाएं। कवि विजय देवनारायण शाही की तीसरे शतक में प्रकाशित कविताओं की प्रगीतात्मकता बहुत मोहक है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी खास लय में कविता की रवानगी और निर्मल हो ही जाती है। तीसरे शतक की अन्य कविताओं की गीतात्मकता उनकी काव्य प्रतिभा को और समृद्ध करती है। जब वह अपनी मानव राग शीर्षक कविता में लिखते हैं, ये हरे मटर के खेत प्रवंचक जौ की हरियाली, ये हरे मटर के खेत प्रवंचक जौ की हरियाली, या भरी सुधा से ईद झूमती सरसों मखवाली, या बहुत शक्तिमय बहुत सुघर मेरे श्रम का सपना, रंग पर मिथ्या अधिकारों की रेखाएं काली। यहाँ जो प्रवंचक शब्द आया है कितना सटीक है, वह धोखेबाज है, धूर्त है, गेहूं के पौधे के बीच खड़ा उससे अधिक हरा चकमा देने वाला। कवि ने उसकी धूर्तता को पकड़ा है। और भरी सुधा से ईख का कहना ही क्या, रस से भरे गन्ने के लिए कितना मीठा प्रयोग हुआ है, ऐसा प्रयोग कम ही दिखता है। इधर कवि अष्टभुजा शुक्ल के काव्य संग्रह का शीर्षक याद आता है, रस की लाठी। इसी कविता में वह आगे लिखते हैं कि झुक झुक पड़ता मानव का मन सरपत की सांसों सा, झुक झुक पड़ता मानव का मन सरपत की सांसों सा। यह जो लय है कविता की, यह सरपत के सरसराने जैसी लय है। यही जीवन राग है, यही जीवन संगीत, यही है जो कवि कल्पना को उदात्त और प्रभावी बना रही है। इस कविता को पढ़ते हुए किसे नागार्जुन की वह कविता नहीं याद आएगी, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। तीसरा शतक में ही प्रकाशित हिमालय की याद में एक पत्र कविता में वह हिमालय के सौंदर्य का बहुत जीवंत वर्णन करते हैं, जो कविता उन्होंने जगदीश गुप्त के लिए लिखी थी पत्र की शैली में। अनेकों घाटियों के पार से आता हुआ वह स्वर पपीहे का, अभी जो उड़ गया है बेतहाशा बरस कर ओलो भरा बादल, कटोरे की तरह चारों तरफ से घेरती हुए चोटियां तिरछी, जरा से रास्ते के लिए सब कुछ तोड़ने वाली नदी की तेज लापरवाह धाराएं, ढलानों पर तराशी खेतियां ऊंची दुकानों थी, अचानक झोपड़े फिर गांव फिर कुछ लोग परिचित से। इसमें हिमालय का जो बिंब है, हिमालय का जो दृश्य है, अद्भुत है।
मैं कई चीजें काट दे रहा हूँ क्योंकि समय की वास्ता है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्ति है कि चल खुसरो घरात ने रैन भई चौदेस की तर्ज पर उन्होंने एक कविता लिखी, इस नगरी में रात हुई, जो बहुत प्रसिद्ध है। भूपेश्वर सर ने इसका जिक्र किया है भूमिका में, अपनी किताब में, जिसमें वो अपने समय के घटाटोप, विडंबनाओं, क्रूरताओं, हताशाओं, निराशाओं, असंतोष को बहुत कम शब्दों में कह देते हैं। मन में पैठा चोर अधेरी तारों की बारात हुई, बिना घुटन के बोलने निकले, या भी कोई बात हुई, धीरे धीरे तल्ख अंधेरा फैल गया, खामोशी है, आओ खुसरो लौट चले घर, इस नगरी में रात हुई। वह गजल भी लिखते थे, उर्दू और फारसी भाषाएं उन्हें आती थीं, नजर नाम से तखल्लुस भी रखते थे। आपातकाल के दौरान कम संख्या में ही लेकिन उन्होंने कुछ गजलें लिखी। वह बड़े शौक से तबला हारमोनियम भी बजाते थे, संगीत में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। इस सब का मिला जुला रूप उनकी कविताओं पर हमें दिख रहा है, जिन कविताओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए उनकी एक गजल देखिए, एक उर्जो जवाल देखा है, हमने दुनिया का हाल देखा है, अब संभलता नहीं किसी के कहे, हमने दिल को संभाल देखा है, हम उसी को नजर समझते हैं जिसने तेरा जमाल देखा है। अब संभलता नहीं किसी के कहे, हमने दिल को संभाल देखा है। मेरा गाली की कही बात पहले आती थी हारे दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, ये भी याद आती है। आगे इस घर का यह सूना आंगन कविता में वह उस घर को, सूने आंगन, खाली कमरे, बेगानी छत और पसीजती दीवारों को स्मृतियों में जाकर देखते हैं। उनके देखने का नजरिया अनूठा है, उसे देख लेने की तलब बहुत विशाल है। जैसे एक साथ कितना समय कौन कौन सा दृश्य देख लेना चाहते हो। जब वह बेगानी छत लिख रहे हैं तो जाहिर है उस छत को बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। सूना आंगन, खाली कमरे, या बेगानी सी छत, पसीजती दीवारें, या धूल उड़ाती हुई चैत की गर्म हवा, सब अजब अजब लगता होगा। फिर उसी कविता में वह लिखते हैं कि टूटे चौरे पर तुलसी के सूखे कांटे, बेला की मटमैली डाले, उस कोने में अधगिरे घरौंदे पर गेरू में बने हुए, शहनी शरारती आंखों से वे गोल गोल सूरज चंदा। इस तरह की दृश्य छवियां उनकी कविताओं में हमें बार बार दिखती हैं और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों से उस परंपरा को सीखा, इस जो प्रगीत धर्मिता है तो सीखा, और उनके बाद की पीढ़ियों ने उस प्रगीत धर्मिता को अपनाया। उसमें जो भी है टूटे चौरे पर तुलसी के सूखे कांटे, मैंने कविता पढ़ा, इसी से मिलती जुलती कविता हमारे समकालीन कवि हैं दिनेश कुमार सुख। उनकी कविता है तरह तरह की दूरियां और विस्तार, पार कर लौटा अपने रात, संभाले भुवन भार चौखट पर झूले झुके आ रहे हैं किवार, मेरे ऊपर लाही देरी आंगन दलान, चूल्हा चौका सारा मकान, जिसमें अब रहता आसमान धुंधला धुंधला। तो ये सब उनकी जो प्रगीत धर्मी बहुत चीजें रह गई, समय हो गया है, मैं सोचता हूँ समाप्त करूँ। तो उनकी प्रगीत धर्मी कविताएं बहुत अच्छी हैं और उसके जो बिंब है, उसके जो दृश्य है बहुत मोहक है, और वो आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीखेंगी, उनकी तरह लिखने की कोशिश करेंगी। धन्यवाद। सबसे बड़ा हमारा सत्र था। इस सत्र में कुल 7 वक्ता थे। संतोष जी कह रहे थे कि वो 5000 शब्दों में लेख लिखे, मैं भी 14000 शब्दों में लिखा था, लेकिन वो रजा को दे दिया और 2 बार 3 बार भी आकर के कहा गया तो उसकी हड़बड़ाहट भी थी। अब मैं इस सत्र के पर्यवेक्षक आदरणीय गोपेश्वर सिंह जी को उनकी टिप्पणी रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। साथियों, इस सत्र में 7 वक्ताओं को सुनकर शाही जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। अक्सर मुझे लगता है कि शाही के कवि पर उनका आलोचक हावी है और विश्वविद्यालयों में जायसी नामक उनकी पुस्तक इतनी लोकप्रिय है और रामचंद्र शुक्ल की जायसी संबंधी स्थापना का इस तरह से उसने प्रत्याख्यान रचा है कि जायसी को पढ़ाने वाला कोई भी अध्यापक शाही के बिना आज जायसी को पढ़ा नहीं सकता है। पर यह हुआ है कि शाही का परिचय विश्वविद्यालयों में आलोचक जायसी के जरिए पहुंचा है। उनका कवि रूप
जो बहुत ही सघन है और गंभीर है, और नई कविता के कवियों में अलग से पाठ की मांग करता है, वह लगभग ओझल रहा है। शाही के साहित्य के एक अध्येता और उनके साथ चलने वाले, उनके आंदोलन के साथी सत्यप्रकाश मिश्र ने तो कहा है कि मुझे आलोचक से अधिक कवि रूप शाही का पसंद है ज्यादा, लेकिन इसकी चर्चा कम है। और शाही का जो अशोक जी कहते हैं बहस करता हुआ आदमी, तो जो बहस करता हुआ रूप है शाही का हिंदी आलोचना में, वो ज्यादा मुखर है। शाही को मैंने एक बार देखा था, और अनुराधा गुप्ता ने अभी चर्चा की थी जो पंचशील हैं, 25 शील हैं तीसरा सप्तक में, 25वें शील की चर्चा उन्होंने की थी कि अवज्ञा परमो धर्म, ये उनके वक्तव्य में है, काव्य वक्तव्य में। शाही को मैंने देखा जयप्रकाश जयंती पर अपनी मृत्यु के 15-20 रोज पहले पटना में बोल रहे थे, और वो उनका अंतिम व्याख्यान था। वो व्याख्यान लोकतंत्र की कसौटियां नामक पुस्तक में है, जिसे मैंने उपलब्ध कराया था जगदीश गुप्त को। जयप्रकाश जी के सचिव के पास वो रिकॉर्ड था, तो मैंने ला कर दिया। तो शाही जी को मैंने पहली बार देखा, हमारे मन में तो छवि थी कि अंग्रेजी के अध्यापक हैं। शाही जी खादी के धोती कुर्ता में बोल रहे हैं, और मैंने देखा कि शाही जी बोल रहे हैं और जमीन पर हम लोग बैठे थे। समाजवादी आंदोलन का एक बड़ा नेता और बिहार के जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे कर्पूरी ठाकुर, वो बैठकर एक छात्र की तरह नोट्स ले रहे थे। ये अद्भुत दृश्य देखा, और ये हैसियत देखी मैंने, और ये सार्वजनिक उपस्थिति देखी। और वहां जो लोग बैठे हुए थे वो साहित्य के लोग नहीं थे, वो समाजवादी आंदोलन और सामाजिक काम करने वाले और जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए वो रेडिकल लोग थे, जिसे छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जयप्रकाश जी कहते थे, जो अपने सोच में, आचरण में, अपने आंदोलन धर्मी मिजाज में बिल्कुल सत्ताधारी राजनीति से अलग थे। वो सुन रहे थे शाही को। शाही जब बोल कर निकले तो कर्पूरी जी उनसे बातचीत करना चाहते। शाही ने कहा कि मैं इन युवा साथियों से बात करूंगा, और शाही वहीं गांधी संग्रहालय में खड़ा होकर घंटा भर बातचीत करते। कर्पूरी जी खड़े रहे। उस समय भी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, 2 बार चीफ मिनिस्टर तो रह ही चुके थे, ये 1942 की बात है। तो ये एक उनकी उपस्थिति, सार्वजनिक जो उपस्थिति थी, वो मैंने देखी, और राजनीतिज्ञों के बीच एक साहित्यकार की हैसियत मैंने देखी। तो ये जो अवज्ञा परमो धर्म जो उन्होंने कहा, वह तो उनके ड्रेस से ही लग गया। पाइप पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे और पाइप पी रहे थे, धोती कुर्ता पर पाइप। तो हम लोग, मैं पहली बार देख रहा था पटना विश्वविद्यालय में, अंग्रेजी के अध्यापकों को मैंने देखा था पाइप पी रहे थे, तो सूटेड बूटेड लोग हुआ करते थे। एक धोती कुर्ता और चप्पल जूता वाला आया और ये पाइप पी रहा है और बातचीत कर रहा है। तो ये अवज्ञा एक तरह से अंग्रेजियत की ऐसी तैसी करता हुआ। मित्रों, ये सत्र जो था, जैसा कि मैंने पहले कहा कि शाही के कवि पर उनका आलोचक हावी रहा है। इस कारण उनकी कविताएं उस तरह नहीं पढ़ी गई। साखी संग्रह तो पढ़ा गया, लेकिन मछली घर नहीं, जो बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है। तो लेकिन जो अंत में ये सारे चारों वक्ताओं ने पहले जो बोले, ये लोग, इन लोगों ने आलोचना पक्ष को छुआ ज्यादा, कविता पक्ष को कम छुआ। लेकिन अंत में जो तीनों वक्ता आए, वसु गंधर्व और आनंद पांडे, और उन लोगों ने कविता केंद्रित बयान दिया और बहुत सघन बयान था। मुझे अच्छा लगा कि शाही की कविता के
उन पक्षों की ओर गए जिधर हमारा भी ध्यान गया। यद्यपि मैंने शाही की रचनाओं का संचयन तैयार किया है। मित्रों, इन वक्तव्यों में मुझे एक बात की कमी लगी कि शाही पर कुंवर नारायण ने, रमेश चंद्र शाह ने, अशोक वाजपेयी ने, हिंदी के बहुतेरे रचनाकारों ने बहुत कुछ लिखा है, आलोचकों ने लिखा है। जब आज हम विचार करते हैं उन पर, यहाँ तक कि नामों से भी लिखा है उनकी कविता पर, कविता के नए प्रतिमान, तो पूर्ववर्ती आलोचना की कोई गूंज अनुगूंज हमें सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल मौलिक विचारक की तरह सब कुछ आ रहा था। शाही ने अपनी कविता का स्वयं एक गुण बताया है, आंतरिक एकालाप। आंतरिक एकालाप की चर्चा होगी और उन्हीं के समानांतर मुक्तिबोध हैं जिनके यहाँ अंतःकरण बार बार आता है। क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए कि आंतरिक एकालाप और ये अंतःकरण दो भिन्न दृष्टियों के, दो भिन्न राजनीतिक दृष्टियों के कवि हैं एक समय में, एक ही समय में लिखा है। और मछलीघर 1966 में आता है और 64 में अंधेरे में कविता आती है जिसमें भयंकर रूप से आत्मालाप है, बातचीत है। शाही की कविताओं को पढ़ते हुए क्या हमें मुक्तिबोध को से तुलनीय मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, एक मैं प्रश्न आपके सामने छोड़ रहा हूं। और मेरा ख्याल है कि इस दृष्टि से जब विचार होगा तो शाही का कवि व्यक्तित्व, क्योंकि ये सत्र कविता पर रखा गया है, उनके आलोचक व्यक्तित्व पर नहीं, तो वो सामने आएगा और शाही का कवि महत्व भी स्थापित होगा। शाही ने जो आलोचना लिखी उसमें धारणाएं बदल देने वाली आलोचना थी। छायावाद पर रामविलास शर्मा का महावृतांत है, नामवर सिंह की किताब है जो बहुत लोकप्रिय है। एमए के दिनों में हम लोगों ने छात्र के ढंग से उस किताब को पढ़ा और छायावाद को समझने में मदद मिली। लेकिन शाही जब लघुमानव के बहाने छायावाद की व्याख्या करते हैं, आप देखिए कि कहते हैं कि छायावाद सत्याग्रह युग है। इन दोनों आलोचकों से भिन्न छायावाद सत्याग्रह युग है और यह सत्याग्रह युग क्या है? तो हिंदुस्तान, उसके केंद्र में गांधी हैं और गांधी हिंदुस्तान की धड़कती हुई जिंदगी की लय है। ये व्याख्या मुझे नामवर सिंह और रामविलास शर्मा की परंपरा में नहीं मिलती है। आप शायद पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये नंदुलाल वाजपेयी ने जैसे प्रसाद को रखकर देखा था जिस परंपरा, तो एक आलोचना की परंपरा कायम करते हुए और छायावाद की बिल्कुल नई व्याख्या करते हुए शाही नई कविता पर जहां आते हैं, सहज मनुष्य पर, और शाही का मानना है कि सहज मनुष्य जो रोजमर्रे का मनुष्य है वह तो नई कविता में प्रतिष्ठित होता है और नई कविता का विषय बनता है। और कोई भी मनुष्य की परिभाषा सहज मनुष्य की परिभाषा है और वो सहज मनुष्य की कविता नई कविता है। नामवर सिंह नई कविता के आलोचक माने जाते हैं लेकिन मेरा मानना है कि नामवर सिंह नई कविता के आलोचक अगर शाही के संपर्क में नहीं होते, मित्रता थी दोनों में, दोनों बनारस के थे, तो नई कविता संबंधी जो नामवर सिंह का आलोचक रूप है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। उन्हें आलोचक बनाने में, नई कविता का आलोचक बनाने में शाही की बड़ी भूमिका है। और आप लोग जानते हैं कि नई कविता के प्रतिमान की आलोचना करते हुए जो उनके मित्र ही थे लक्ष्मीकांत वर्मा, तो उन्होंने कहा था कि नई कविता के प्रतिमान की चर्चा की जरूरत नहीं, कविता के नए प्रतिमान ने रखा
यही नाम जब नई कविता बनी थी आलोचना। मित्रों, चूंकि आलोचना की चर्चा हुई है तो मैं कहना चाहता हूँ, और कविता की भी चर्चा हुई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाही की का एक प्रसिद्ध निबंध है मार्क्सवादी समीक्षा की कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्स से गहरे प्रभावित हैं और मार्क्स और एंगल्स के जो साहित्यिक चिंतन है उससे खूब प्रभावित हैं शाही, और उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसे अंततः वो सौंदर्य से जोड़ते हैं। मार्क्स उसे एक मूल्य तक, संस्कृति के मूल्य तक ले जाना चाहते हैं, जबकि मार्क्सवादी समीक्षा को प्लेखानोव और कार्डवेल ने एक सिद्धांत बना दिया जो ये कम्युनिस्ट परिणति हुई। उसी में कहते हैं कि साहित्य के लिए, कविता के लिए समाज जरूरी है। मार्क्स के हवाले से शाही कह रहे हैं, सामाजिक यथार्थवाद नहीं, जिसका आगे चलकर बहुत दबदबा बना हिंदी कविता पर और आलोचना पर। तो मित्रों, ये कहने के साथ मैं कहना चाहता हूं कि शाही ने इसकी चर्चा नहीं की, किसी ने गजल वगैरह की तो चर्चा हुई। शाही सड़क साहित्य में लिखते थे। मैंने सुष्मिता जी, उनकी बेटी बैठी हैं, मैं उनसे कहा है, मैंने कहा है कि वो सब इकट्ठा कीजिए, एक शाही पर अंक निकालने हम जा रहे हैं तो उसमें वो चीजें छपेगी। तो शाही और उनके जो मित्र थे इलाहाबाद के, सड़क पर चलते हुए कविताएं बनाते थे। एक लाइन एक आदमी कहता था, दूसरी लाइन दूसरा आदमी कहता था, और वो छंद में भी कविताएं छंद में होती थी। 3 लोग करते थे, बस 3। तो एक बार हुआ ये कि सर्वेश्वर गए थे शाही के घर। शाही का घर सड़क पर था, सर्वेश्वर का घर गली में था। गली साफ सुथरी ठीक ठाक थी, और शाही के घर के सामने जो सड़क थी टूटी हुई थी। शाम का वक्त था, बिजली कटी हुई थी। दोनों निकले तो गड्ढे में सर्वेश्वर का पैर पड़ा, सर्वेश्वर गिर गए। उठे कराहते हुए तो एक कविता पंक्ति फूटी उनके मुंह से, गली भली सर्वेश्वरी शाही की सड़कें ना। गली भली सर्वेश्वरी शाही की सड़कें ना। थोड़ी देर शाही चुप रहे, फिर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अक्ल पे पत्थर पड़ गए, पथ पर पड़े भले ना। छंद में कविता, और मैंने गिनकर देखा कि छंद बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल मात्रा दुरुस्त, और ये 2 मिनट में कविता, ये 2 लाइनें बनी। अब इन 2 लाइनों की आप व्याख्या करें और दोनों लाइनों पर ध्यान दें, तो अभिधा और व्यंजना, सर्वेश्वर की लाइन जो है वो अभिधा का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। गली भली सर्वेश्वरी शाही की सड़कें। और जो दूसरी लाइन कहते हैं शाही कि अक्ल पे पत्थर पड़ गए, पथ पर पड़े भले न, ये व्यंजना का श्रेष्ठ उदाहरण है। और इससे पहले सत्र में तो सर्वेश्वर पर सत्र हो चुका है, और विजय कुमार जी ने काफी सर्वेश्वर के बारे में कुछ कहा है। पता नहीं विजय कुमार जी बोल रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरे मन की बात बोल रहे हैं। तो इससे शाही और सर्वेश्वर की कवि प्रतिभा का भी पता चलता है, और शाही की श्रेष्ठता का भी। मित्रों, शाही में गहरा इतिहास बोध और परंपरा बोध था। उनकी कविताओं की चर्चा, कई विशेषताओं की चर्चा वक्ताओं ने की है, मुझे अच्छा लगा। एक प्रसंग की मैं चर्चा करूंगा, उनकी एक कविता है सत्य की परीक्षा। सत्य की परीक्षा में इस तरह से वाल्मीकि रामायण में
सीता की जो अग्नि परीक्षा हुई है उससे आधुनिक स्त्री की सत्य की परीक्षा को जोड़ते हैं। कहीं उसकी याद नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जोड़ते हैं उससे, और वो औरत बार बार कहती है कि साधु आज मेरे सत्य की परीक्षा। कबीर और वाल्मीकि जैसे कि विजय देवनारायण शाही के जरिए जीवित हो रहे हैं। धन्यवाद। पहले हमने संचालक से कहा था कि थोड़ा समय बता एक जमाने में मैंने एक असफल चेष्टा की थी। विजय देवनारायण शाही को मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में कुलपति बना। मैंने उनको चिट्ठी लिखी और शाही जी ने उसको जो जवाब दिया वो मेरे पास, वो चिट्ठी गड़बड़ा गई है लेकिन है वो, और वो चिट्ठी ये थी कि कुलपति के कुछ उन्होंने गुण गिनाए थे और वो सभी पाशविक गुण थे। उसको भेड़िए की तरह होना चाहिए, सांप की तरह होना चाहिए, नेवले की तरह होना चाहिए, ऐसे 4-5 बंदर की तरह होना चाहिए। और कहा कि ठोक जी मैं अभी भी मनुष्य ही बना रहना चाहता हूँ। इसलिए वो विश्वविद्यालय, इंदौर विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रस्ताव था। और दूसरा प्रसंग ये है कि शाही जी कविता पाठ करने आए और राम कुमार के चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी और उस दिन शाम को गाना था पंडित कुमार गंधर्व को। इन कुमार जी ने मुझसे कहा कि मैं भी आऊंगा कविता सुनने। अब कहना आपने कभी शाही जी को सुना होता कि बहुत ही गूंजती हुई आवाज थी और बहुत छा जाती। तो वो इतनी देर चला कि लगभग 2:30 बजे, सुबह 10 बजे शुरू हुआ, 2:30 बजे तक वो चल रहा। और मैं चिंतित, मैंने 2-3 बार कुमार जी के पास भेजा कि अगर आप जाना चाहेंगे क्या फिर आपको शाम को। उनका नहीं, बहुत अच्छी कविता बना। अब चाय और समोसा खाइए, आधे घंटे में अंतिम सत्र के लिए वापस आए। और नमक बजाने का रिवाज जारी है।